भारतीय बाजारों में हफ्ते की दमदार शुरुआत, लेकिन दमदार शुरुआत के बाद ऊपरी स्तरों से और अहम स्तरों से आती हुई मुनाफा वसूली। अब बड़ा सवाल है कि आखिर 1.5 घंटे में कुछ और फिसलेंगे या होंगे रिकवर। कैसी रहेगी आज की क्लोजिंग और क्या करें कल की तैयारी, यह है आज का पूरा फोकस आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं फाइनल ट्रेड की। स्वागत है आप सबका, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे अनिल जी से कि अब बाजार में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है। कई सारे अहम इवेंट्स हैं आगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे और स्टॉक्स पर तो हमारा फोकस बना ही रहेगा। तो सर, सबसे पहले बताइए इस समय की बड़ी बातें क्या है। बाजार मजबूती के साथ खुलने के बाद मिड सेशन में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहे हैं ऊपरी स्तरों से, और निफ्टी 11,500 के करीब है। ऊपरी स्तरों से लगभग 75 अंकों की प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी है। बैंक निफ्टी भी 22,800 के बेहद करीब पहुंचकर लगभग 350-400 पॉइंट वहां से फिसला है। 22,400 के करीब इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिखा है। आईटी, मेटल और प्राइवेट बैंक्स ये सबसे ज्यादा मजबूत है आज के सेशन में। ये है आपके लिए मजबूत कड़ियां। लेकिन ऑटो और सरकारी बैंकों में इस वक्त बिकवाली आपको नजर आएगी। ऑटो इंडेक्स मजबूत सितंबर के आंकड़ों के बावजूद 0.5% कमजोर है, यानी कि जो बेहतरीन तेजी बनी थी वो अब मुनाफा वसूली में बदलती हुई नजर आ रही है ऑटो शेयरों में। यूरोप के बाजारों में 0.5% की मजबूती है। वहीं डाउ फ्यूचर्स 150 अंक ऊपर कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। दीप, बिल्कुल अनिल जी, तो ग्लोबल मार्केट्स तो सुबह जैसी थी वैसी हैं। यूरोप की भी अच्छी शुरुआत हुई है सर, पर अभी थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले जो बाजार में एक ऊपरी स्तरों से गिरावट आई थी और थोड़ी फास्ट गिरावट आई थी, वहां से संभले भी हैं। इसको कैसे देखना चाहिए? क्या वजह है सर इस गिरावट की? किस तरह से समझे ये जो फॉल आया है, और क्या यहाँ पर आप स्टेबिलिटी देखते हैं अब? सिंपल प्रॉफिट बुकिंग है दीप, और अहम लेवल से बाजार घूमा है। देखिए, आज सुबह हमने बात की थी कि 11,575, 11,625 वो रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए और शॉर्ट्स भी बनाने चाहिए। और आज का निफ्टी का हाई एग्जैक्टली 11,575 के आसपास है। बैंक 800, 22,650 के ऊपर से थोड़ा शॉर्ट बनता है। हमने कहा 22,800 के स्टॉप लॉस से बेचिए, और 22,650 से 22,800 वो रेंज है जिसमें आपको बेचना चाहिए। एग्जैक्टली 22,800 के नजदीक से थोड़ा नीचे से घुमा है, तो एकदम परफेक्ट लेवल से यहां पर प्रॉफिट बुकिंग आई है। लेकिन इस प्रॉफिट बुकिंग को लेकर मैं चिंतित नहीं हूं। लेकिन हाँ, ये मानकर चलिए कि आपको एक तरफा चाल बाजार की नहीं मिलेगी और आपको नीचे में जो मौके मिलेंगे उसका फायदा उठाना है। तो वापस से बाजार अपने अहम सपोर्ट लेवल के आसपास पहुंच रहा है। पहली बात तो सपोर्ट यही है 11,475, 11,500 के आसपास निफ्टी पर, और मुझे नहीं लगता कि आसानी से लेवल को तोड़ेगा। और फर्ज करें तोड़ भी दे तो 11,400, 11,425 ब्लाइंड बाय जोन है, तो चिंता की कोई खास बात है नहीं। निचले स्तरों पर खरीदारी आएगी या तो 11,500 पर ही आ जाएगी, और अगर किसी वजह से ग्लोबल मार्केट्स खराब होते हैं और थोड़ी और कमजोरी बढ़ती है तो 11,400, 11,450 रॉक बॉटम का काम करेगा, इसलिए डरने की जरूरत है नहीं। दूसरी बात आई है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में मुझे लगता है 22,200, 22,300 की रेंज ऐसी है जहां पर अच्छी खरीदारी आ सकती है और उसके नीचे जाने की संभावना कम है। यानी कि यहां से मैं बहुत ज्यादा, यहां से अगर 150 पॉइंट नीचे आ जाए तो वहीं से खरीदारी के संकेत मुझे आते दिखेंगे। तो 22,200, 22,300 की रेंज में यहां से आपको खरीदारी करनी चाहिए। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। एक चीज बिल्कुल आपको साफ ध्यान में रखनी है, वो ये है कि एक तरफा बाजार नहीं चलेगा, ये ध्यान में रखिए। 10 सेंटीमेंट के लिहाज से आज मजबूत ट्रिगर्स मैंने बताए थे, और साथ में 4 या 5 वो ट्रिगर्स बताए थे जिनकी वजह से सावधानी भी रखनी है। तो आपको दोनों ही तरफ से आपको ट्रेड करना आना चाहिए। ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुक करके हल्के होकर फिर से इंतजार करें, तो ही इस बाजार में आप पैसा बना पाएंगे। तो बिल्कुल हर गिरावट में खरीदारी का मौका है, और अहम लेवल जो लेवल दिए आपको एग्जैक्टली उन्हीं लेवल पर पहुंचा है 11,575 और 22,800, और वहां से अब नीचे आते हुए दिखे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम परफेक्ट मार्केट है। यही मार्केट का व्यू होना चाहिए। आइए मार्केट के व्यू के साथ स्टॉक्स का व्यू भी देख लेते हैं, और हमारे साथ बसीन साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, बिगुल के साथ करते हैं उनका स्वागत। बसीन साहब, स्वागत है आपका। पहले तो आपका एक अपडेट और बाजार पर आउटलुक लेना चाहता हूं, उसके बाद आपकी और फ्रेश कॉल्स। तो बताएं सर, क्या करना चाहिए? तो अनिल जी, अपडेट ये है, जैसे आपने अभी जिक्र किया, दोनों तरफ की मार्केट है। आप अपना बाय सेल कीजिए। आपको याद है थर्सडे को जब सब तेजी में थे, हमने कहा था ऑटोज में बी केयरफुल क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आएगी ऑन गुड नंबर्स, और वही हुआ। आपके यहाँ हमने हीरो होंडा में सेल दिया था 3175 पे, आज वो टारगेट से ज्यादा हिट हो गया। इट हैज हिट अ लो ऑफ 3098। आपका हेज था वो, दैट हेज हैज टू बी बुक नाउ। रिलायंस आपको दिया था 2245-50 पे, वो 2098 बिक गया।
वहां पे आप बुक कर सकते हैं प्रॉफिट। तो आपको जैसे हम कह रहे हैं ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, दोनों तरफ की मार्केट है, उसका लाभ उठाइए रादर देन फियर इट। मार्केट में अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आई ऑन द बैक ऑफ बैंक निफ्टी, ऑन द बैक के सुप्रीम कोर्ट ने 12 तारीख तक वो कर दिया, बट दैट्स अ गिवन अनिल जी, उसमें कोई दो राय नहीं। बैंक नंबर्स ऑन द बैक के निम्स विल बी वेरी वेरी स्ट्रांग बिकॉज ऑफ द लो कॉस्ट ऑफ मनी। और जो एडवेंट ऑफ क्रेडिट है, अगर आप सब जगह क्रेडिट का एक्सपेंशन देख रहे हैं, I think banks are going to lead from the front. This profit booking is part and parcel of the market. सुबह आपको 2 कॉल दी थी, गोदरेज प्रॉपर्टी 870 रुपए 68-70 में वो 897 हिट कर गया। इंटरडे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, 950 का टारगेट अभी भी कायम है। और सेल में आई एम वेरी वेरी बुलिश, तो 35 सवा 35 का भाव है, जो 35 रुपए आपको कहा था। लुक फॉर लेवल्स क्लोजर टू 38। अब आप कहें तो 2 बाइज हैं सर, दोनों एक सेक्टर से हैं जो मुझे लगता है यहाँ से एंड ऑफ द ईयर तक आउट परफॉर्म कर सकता है। आप कहें तो मैं दूं। ओके, क्या बात है सर, तो दोनों एक ही सेक्टर के बाय कॉल्स बताएं सर प्लीज। तो देखिए अनिल जी, आपने देखा है कि सितंबर का महीना दिल्ली में आर्ग्यूबली 20 साल में सबसे गर्म रहा है, और वो ठंड की और सुबह की और शाम की चल रही है। और पावर कंजम्पशन अक्रॉस द कंट्री हैज बीन एट अ रिकॉर्ड हाई, माने लास्ट ईयर के लेवल से ज्यादा है। और मुझे लगता है पावर इक्विपमेंट, पावर सप्लाई, पावर जनरेटर्स आर गोइंग टू रिपोर्ट रिकॉर्ड नंबर्स। तो टाटा पावर वुड बी माय टॉप 3 स्टॉक्स हैं, टाटा पावर, सीमेंस और कमिंस। बट मैं आज 2 कवर करता हूँ। टाटा पावर अराउंड 53, 50, 54 लीजिए। You can keep a stop loss of 50 to 90, but I would say 58 to 60 is coming here. और Siemens, the largest cement power equipment player, 1275 से 78 में लीजिए। 1245 का स्टॉप लॉस, 1350 to 1375। टेक्निकली भी Siemens अगर यहाँ क्लोज दे देता है तो इट इज फाउंड फॉर अ 10% अपसाइड। ओह वंडरफुल। तो 2 पावर से जुड़े हुए स्टॉक्स खरीदने इस सेक्टर पर बुलिश है वसीम साहब। टाटा पावर तो मुझे याद है वसीम साहब 30 रुपए के नीचे से लगातार रिकमेंड करते आए हैं, अब भी कर रहे हैं। 53-50, 54 रुपए के आसपास खरीदिए। 52-90 का स्टॉप लॉस, 52-90 ये आपका स्टॉप लॉस का लेवल होगा। 58 और 60 ये 2 टारगेट के लिए। सीमेंस 1275, 1278 के टारगेट के आसपास खरीदिए। 1245, 1245 स्टॉप लॉस, 1350, 1375 2 टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब ये दोनों पिक्स देने के लिए। आपसे फिर मुलाकात होगी 2:50 पर, तब हम आपसे लेंगे आपकी कुछ और बेहतरीन पिक्स BTSCT के लिहाज से। आइए कुछ और शेयर जो एक्शन में है, एक के बाद एक बिगुल। पहला बिगुल वागले साहब के लिए और उसके बाद सचिन जी भी तैयार है अपनी पिक के साथ। तो वागले का वंडर बताएं वागले साहब। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। एक हाई मोमेंटम स्टॉक है, मुझे कुणाल जी से परमिशन लेनी पड़ेगी और उनको मुझे थैंक्स बोलना पड़ेगा। अडानी एंटरप्राइजेस बहुत ही बढ़िया पैटर्न है, 325 का भाव है, यहाँ पर ले 325 से 323 की रेंज होगी। शायद 323 तक के नीचे जाना नहीं चाहिए, फिर भी मैं 320 के नीचे का स्टॉप लॉस रखूंगा। 338 to 340 के लेवल्स मुझे दिखाई देते हैं, और पोजिशनली मतलब 2 से 3 दिन या 3 से 4 दिन ये 365, 370 भी जा सकता है। 320 के ऊपर जितना टाइम स्पेंड करेगा ये उतना स्ट्रांग होगा, और अगले 3 दिनों में इसमें अच्छी खासी मूव आनी चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए वागले साहब की बेहतरीन पिक। आइए सचिन जी के लिए बिगुल BTST का। बताएं सचिन जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी यहाँ पर खरीदारी करनी है टाटा केमिकल इस पर्टिकुलर फ्यूचर में। जिस तरीके से यहाँ पर अपने 3 दिनों के कंसोलिडेशन ब्रेकआउट से निकल रहा है स्टॉक, मुझे लग रहा है 320 इस लक्ष्य के लिए ये पर्टिकुलर पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। पोजिशनली 303 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए फ्यूचर्स में। इंट्राडे मुझे लग रहा है 313 तक भी ये स्विंग बन सकता है, तो ये 2 लक्ष्य ध्यान में रखने हैं, 313 और 320। इसके लिए खरीदारी करनी है टाटा केमिकल में। मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश जो एक सीक्वेंस बननी चाहिए हाई टॉप हायर बॉटम की, वो एस्टैब्लिश हो रही है। पिछले काफी दिनों से स्टॉक एक लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन में था, एंड जिस तरीके से ये एक्सपायरी रोलोस हुए हैं और जिस तरीके से अभी पोजीशंस बन रही है, मुझे लग रहा है स्टॉक में एक फ्रेश स्टिमुलस बन सकता है, एंड 320 एक रिव्यू जोन होगा स्टॉक के लिए। बिल्कुल, और TCS की बायबैक की खबर के बाद पूरे टाटा ग्रुप स्टॉक्स में हम देख रहे हैं शानदार तेजी है, और IT स्टॉक्स में भी शानदार तेजी है। TCS पर एक बार नजर डाल दीजिए, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, 7.5%
का उछाल है। अब तो 2700 के भी ऊपर चला गया है टीसीएस, ऑलमोस्ट अब 200 रुपए पर शेयर की तेजी वहां पर बन रही है। तो टीसीएस पर नजर रखिए, आईटी शेयर्स पर नजर रखिए, निफ्टी पर नजर रखिए, वापस 11,525 के लेवल्स पर आ गया है। आइए आपको बता देते हैं आने वाले दिनों के कौन से अहम इवेंट्स हैं जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, और साथ ही खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स आज एक्शन में दिख रहे हैं। मानसी वरुण हमारे साथ तैयार है। मानसी, आपसे शुरुआत करते हैं। गुड आफ्टरनून, बताइए कौन से ट्रिगर्स पर हमें नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून दीपांशु। जीएसटी काउंसिल की बैठक जो कि जारी है, फैसलों पर एफएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज शाम 5:45 बजे होने की संभावना है, तो इस पर नजर रहेगी। इसके अलावा वेदांता का डीलिस्टिंग ऑफर आज से लेकर 9 अक्टूबर तक एक इम्पोर्टेंट ट्रिगर है। पीवीआर बोर्ड बैठक में एनसीडी के जरिए फंड्स जुटाने पर विचार कर रही है कंपनी, तो इस पर भी हमारी नजर है। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 7 बजे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट रेज 2020 का उद्घाटन करने जा रहे हैं। कल की अगर बात करूं, 6 अक्टूबर एक तरह से कह सकते हैं Q2 FY21 के नतीजों की शुरुआत होने जा रही है। तिलकनगर इंडस्ट्रीज कैश स्पेस की कंपनी अपने नतीजे पेश करेंगी। साथ ही नेशनल डे के मौके पर चीन का बाजार जो कि आज भी बंद रहे कल, और साथ ही 7 अक्टूबर यानी कि बुधवार के दिन भी ये बंद रहेंगे। बुधवार 7 अक्टूबर के दिन टीसीएस के नतीजे आने वाले हैं, और साथ ही शेयर बायबैक पर भी फैसला होने की संभावना है। मजेस्को के Q2 FY21 के नतीजे आएंगे, और साथ ही जी लर्न के चौथी तिमाही Q4 FY20 के नतीजों पर नजर रहेगी। लिखिता इंफ्रा का आईपीओ इस दिन बंद होने जा रहा है। प्राइवेट प्लेयर ट्रेन के लिए बोली सौंपने की आखिरी तारीख ये होगी, तो इस पर भी हमारी नजर होगी। ओके, कई सारे अहम इवेंट्स हैं जहां पर हमें नजर रखनी चाहिए। वरुण भी हमारे साथ तैयार हैं बताने के कौन से खबरों वाले स्टॉक्स हैं जो एक्शन में दिख रहे हैं। वरुण, बताइए कौन से खबरों वाले स्टॉक्स हैं जो मार्केट खुलने के बाद एक्शन में आए हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे एलएनटी, क्योंकि एलएनटी कंस्ट्रक्शन को काफ़ी सारे बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। 1000 से 2500 करोड़ के रेंज में इस कंपनी को ऑर्डर मिले हैं, तो एलएनटी को फिर से ऑर्डर मिलते हुए हैट्सन एग्रो 19 अक्टूबर को इस कंपनी की बैठक है, और बैठक में ये कंपनी बोनस देने पे विचार करने वाली है, और उसी के चलते स्टॉक में आज अच्छी खासी तेजी भी देखने मिली है। आईआरसीटीसी न्यूज़ वायर्स के हवाले से खबर है कि 2 हफ्तों में इस कंपनी का जो ओपन ऑफर है, वो ऑफर फॉर सेल जो है वो आ सकता है, और करीब 12 से 15% के आसपास जो प्रमोटर्स है वो हिस्सा बेच सकते हैं। तो अगले 2 हफ्ते ये काउंटर जो है वो काफ़ी लाइमलाइट में रहने वाला है। सुप्रजीत इंजीनियरिंग, इस कंपनी ने अपने Q2 का अपडेट दिया है, और अब तक के सबसे बेहतर सेल्स जो है Q2 में देखने मिले हैं। करीब 15% के आसपास कंपनी की जो सेल्स है उसमें बढ़ोतरी हुई है, और ऑपरेशन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो भी अच्छा रहा है। सिप्ला और जेमी केमिकल्स पे नज़र रखिए, क्योंकि सिप्ला ने डॉक्टर विकास गुप्ता को इंडियन बिजनेस का CEO है वो नियुक्त कर दिया है। आपको याद होगा कुछ समय पहले दरअसल इस कंपनी के जो CEO थे उन्होंने कंपनी छोड़ दी थी, निखिल चोपड़ा जो है, और उसके बाद अभी इनको नियुक्त किया गया है, तो ये भी एक अपडेट है। मॉनिटरिंग केस का जो अपडेट है वो लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे तो इसकी जो सुनवाई है वो टल चुकी है, और 13 अक्टूबर को अब सुनवाई होगी, लेकिन जो हलफनामा सरकार ने दिया था उसके जवाब में अभी सरकार ने 1 हफ्ते का समय और मांगा है, तो 1 हफ्ते के अंदर सरकार जो है इस पे जवाब देगी। और काफ़ी सारे सेक्टर्स जो है जैसे कि रियल एस्टेट सेक्टर, उनकी ओर से भी उठाए गए मुद्दे जो है उस पर सरकार जवाब देगी। तो इसके चलते ये जो केस है उसको अब 13 अक्टूबर तक सुनवाई टाल दी गई है, तो अगली सुनवाई 13 को होने वाली है। काफ़ी सारे और लार्ज डील्स हुई है, जैसे कि अडानी पोर्ट्स 83 लाख शेयर्स का लार्ज डील हुआ है। HCL टेक में करीब 18.9 लाख शेयर्स की लार्ज डील हुई है। TCS आज लाइफ हाई पे है, करीब 9 लाख शेयर्स की लार्ज डील्स यहाँ पे हुई है, और सेल में भी करीब 7,20,000 शेयर्स की बड़े सौदे हुए हैं। तो ये 4 स्टॉक्स है जहाँ पे बड़े सौदे हुए हैं, जिनके चलते इन स्टॉक्स में भी एक्शन है। ओके, तो ये है आपके लिए वो तमाम खबरें जिन पर आपको करना है फोकस। आइए अब बढ़ते हैं आगे, कुछ और बेहतरीन पिक्स आपके लिए आ रही हैं, और स्विंग के सुल्तान आशु मदाने हमारे साथ तैयार। जी आशु सर, बताएं सर। अनिल जी, बाजार में पकड़ अभी भी बनी हुई है और वॉलेटिलिटी रहेगी 11,400 11,600। ये बैंड एक ऐसा है कि अब थोड़ा सा रेजिस्टेंस आएगा इसके अंदर। और अनिल जी, नॉर्मल है 10,800 के जो बाउंस हुआ है 700 पॉइंट का, उसमें अब थोड़ा सा तो कंसोलिडेशन ज़रूर होगा, लेकिन ऐसी कोई ख़राब वाली बात नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो
परफॉर्मेंस है वो सिलेक्ट स्टॉक या सिलेक्ट सेक्टर में है अभी जो देखने को मिल रही है। वाइड स्प्रेड नहीं है, सेकुलर नहीं है, जो 800 पॉइंट में बहुत सारे स्टॉक्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो अभी जो सेक्टर अनिल जी लाइमलाइट है, जो रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे एक्सपेक्टेड हैं, वो है आईटी। तो अनिल जी लेना है HCL टेक ऑप्शन के जरिए। तो HCL टेक में अनिल जी एक बाइंग कॉल है HCL टेक की 800 की, अनिल जी डीप इन द मनी। HCL टेक का भाव चल रहा है 830 रुपए। डीप इन द मनी जो है अनिल जी 800 रुपए की कॉल लेनी है, 50 या 52 रुपए का, 52 रुपए का भाव है, और 850 की कॉल एक बेचनी है। अनिल जी 1:1 HCL टेक में बुल स्प्रेड बनाना है, रिजल्ट्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। और अनिल जी इसकी जो कॉस्ट आएगी आपको आएगी 23 से 24 रुपए। सो 23-24 का मतलब है अनिल जी 823-24 का आपका फ्यूचर खड़ा हो गया, और 830 का फ्यूचर ऑलरेडी HCL टेक का चल रहा है। तो 1:1 में अनिल जी ये जो बुल स्प्रेड है ये HCL टेक में बिल्कुल बना के रिजल्ट्स तक या इस महीने तक बैठ जाना चाहिए। अनिल जी महीना बहुत अच्छा है, लंबा है, और कोई ऑप्शन के प्रीमियम में कोई ऐसी बहुत बड़ी गिरावट नहीं दिखेगी अनलेस कोई बहुत ही ज़्यादा इधर उधर हो जाए, तो ये स्प्रेड रहना चाहिए। अनिल जी एक दूसरा स्प्रेड है, अगर आप ये कंप्लीट हो गया हो तो मैं दूसरा भी देना चाहता हूँ अनिल जी, फिर एक तीसरा भी है। एक मिनट आशु सर, हाँ एक मिनट, उससे पहले 800 का कॉल ऑप्शन खरीदना है और बेचना कौन सा वाला है? हाँ जी 850 का अनिल जी। ओके 850 का कॉल ऑप्शन बेचना है। टोटल कॉस्ट बनेगी इसकी 23 रुपए की कॉस्ट में बन जाएगा। और इसका टारगेट क्या रखना है सर? 23-24 रुपये अनिल जी। बिल्कुल ये तो डबल हो जाएगा, बिल्कुल डबल मिलना चाहिए इसके अंदर। और ट्रेड अनिल जी मतलब आप रिजल्ट्स के लिए भी प्ले कर सकते हैं, आईटी में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, और जो मार्केट की उथल पुथल है उससे भी बच सकते हैं। अनिल जी सुबह 832 40 का भाव बना था, 40 के बाद 820 आ गया, 820 के बाद 830 आ गया। तो ऐसे बड़े स्टॉक के अनिल जी, और जिसमें रिजल्ट भी हो, आप जो ये वॉलिटिलिटी है ना 10-15-20 रुपए के स्टॉप लॉस से झेल नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो ट्रेडर कम इन्वेस्टर का है ना, थोड़ा सा 10-12 दिन का व्यू लेके ये ट्रेड बहुत अच्छा बन जाता है अनिल जी। जी बताएं सर दूसरी स्ट्रेटेजी आपकी। अनिल जी दूसरा जो स्टॉक है काफी टाइम से कंसोलिडेट हो रहा है, और किसी टाइम पे 600 के ऊपर हम मंदी में रहते थे क्योंकि वो वेलकम करते थे उसका निफ्टी में, वो है HDFC लाइफ। अनिल जी आप लगता है कि जब 570 के नीचे काफी कंसोलिडेशन करके 570 के ऊपर खड़ा हो गया है, तो अनिल जी इसमें भी बुल स्प्रेड बनाना है। 580 की एक कॉल लेनी है और 600 की एक कॉल बेचनी है। अनिल जी 8 रुपए का स्प्रेड है, इसमें भी मुझे लगता है कि ये पैसे डबल हो जाएंगे। सेफ स्प्रेड है, सेफ स्टॉक है इन दिस काइंड ऑफ अ मार्केट। तो अनिल जी 580-600 1:1 ये दोनों स्प्रेड जो है अनिल जी बुल स्प्रेड है और 1:1 है तेजी के। एक तीसरा स्प्रेड भी अनिल जी अगर आप ये लिख लें तो मैं तीसरा भी शेयर करता हूँ। ओके तीसरे स्प्रेड के पहले मैं एक काम करता हूं, एक बार सुमित जी भी बड़े बेचैन हैं, उनका भी सैटेलाइट जाने के लिए तैयारी में है, तो एक बार सुमित जी का सैटेलाइट छोड़ के वापस आपके पास आता हूं। सुमित जी के लिए बिगुल। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी यहाँ पे जो स्टॉक रडार पे आया उसका भाव चल रहा है 51 रुपए 80 पैसा। स्टॉक का नाम है नेवली लिग्नाइट, जिसका सिंबल है NLC इंडिया। NLC इंडिया, ये स्टॉक के अंदर मोमेंटम है। स्टॉक पिछले 3 दिनों के हाई ब्रेक कर रहा है। स्टॉक के अंदर वॉल्यूम्स देखने को मिल रहा है। स्टॉक के अंदर प्राइस एक्शन वॉल्यूम के साथ देखने को मिल रहा है, तो ये एक स्टॉक के लिए पॉजिटिव साइन होता है। स्टॉक के अंदर यहां से खरीदारी देखने को मिलनी चाहिए, जिसके अंदर ऊपर में 56 रुपए से लेके 60 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। यानी 8 से 10% के अपसाइड मूव के लिए NLC इंडिया में खरीदारी करें। और नीचे में स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत छोटा सा बैठ रहा है, 49 रुपीज के आसपास का सपोर्ट है, तो 49 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 56 से 60 के टारगेट के लिए। ओके तो ये है आपके लिए इस वक्त NLC इंडिया खरीदने की राय आती हुई। ये कैश का स्टॉक का ओहो क्या भागा है पिछले कुछ मिनटों में, कुछ खबर है ये क्या एकदम है इस तरह से भागा है कि जैसे कि मतलब कुछ ना कुछ बड़ा होते दिख रहा है। एनीवे 49 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदिए 56 और 60 रुपए के टारगेट के लिए। ये है राय आपके लिए सुमित जी की तरफ से। आशीष सर के लिए एक बार फिर से बिगुल। हमने ब्रेक लिया, ब्रेक के बाद फिर से जा रहे हैं, तो बिगुल तो बनता है स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं सर। अनिल जी ये अनिल जी PSU बैंक्स में जो हमारा मानना है कि हर बार जो धोखा होता है ब्रेकआउट का, तो कुछ ना कुछ अनिल जी शॉर्ट की तरफ भी स्प्रेड बनना चाहिए। तो जो स्टॉक आइडेंटिफाई हुआ है अनिल जी, वो स्टेट बैंक का छोटा भाई है कैन बैंक।
वो बीच में अनिल जी हर महीने में एक बार ऐसा आता है या हर 2 महीने में बीच में बहुत उछल कूद करता है ऊपर, लेकिन वो वापस मतलब नीचे आ जाता है। तो अनिल जी 5000 का लॉट है, बेच सकते नहीं है, क्योंकि इसमें क्या बेचेंगे अनिल जी या क्या लेंगे? लेने वाले का भी अनिल जी अगर 3-4 रुपए का स्टॉप लॉस लगाओ तो 20,000 रुपए का लॉस हो जाता है या प्रॉफिट आता है, मतलब प्रॉफिट तो अलग बात है, हो जाता है। सुबह भी अनिल जी 93 रुपीज में फिर ये बहुत ज्यादा अट्रैक्शन दिखा रहा था। अनिल जी 90 रुपए की इसकी एक पुट लेनी है और 85 रुपए की एक पुट बेचनी है। 1:1 BS स्प्रेड है अनिल जी, 90 की एक पुट लेनी है, 85 की बेचनी है। अनिल जी 50,000 का लॉट है, 5,000 का लॉट है, 3 से 4 रुपए भी मिल जाते हैं अगर ऐसे स्टॉक के अंदर जी। मुझे लगता है कि बहुत सेफ सौदा है। तो अनिल जी आराम से 1:1 स्प्रेड है, ऊपर जाएगा तो कोई बहुत ज्यादा लॉस नहीं होगा क्योंकि प्रीमियम बना हुआ है। अभी अनिल जी स्प्रेड्स बनाने में चाहे बुल स्प्रेड हो चाहे बेयर स्प्रेड हो, फायदा यह है कि अभी 25-26 दिन एक्सपायरी के हैं, तो टाइम वैल्यू आपके लेने वाले के फेवर, लेने का जो आप चाहे लेते हैं उसके फेवर में रहेगी, तो इतना प्रीमियम टूटेगा नहीं। और आईबीज भी हम देख रहे हैं कि अनिल जी बिकॉज ऑफ क्वार्टरली रिजल्ट्स आईबीज भी अच्छी रहेंगी, तो इतना कोई घबराने की बात नहीं है कि मेरे प्राइस टूट जाएंगे। तो अनिल जी कैन बैंक को हमने शॉर्ट साइड की तरफ रखा है, 90 की पुट लेनी है, 85 की पुट एक बेचनी है 1:1। अनिल जी तीनों जो सौदे दिए हैं, व्यू तो ऑब्वियसली तेजी या मंदी का होगा, लेकिन प्योरली एंड प्योरली थ्रू ऑप्शन स्प्रेड्स हैं, नहीं तो आप वॉलिटिलिटी में स्टॉप लॉसेस को नहीं झेल पाएंगे। तो ये पहला कैविएट है अनिल जी। ठीक बात है, बिल्कुल उतार चढ़ाव रहेगा। तो चलिए आप ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करें। कैनरा बैंक यहां पर शॉर्ट पोजीशन बनाने की राय है, लेकिन पुट ऑप्शन खरीदिए 90 का, सामने 85 का एक बेच दीजिए ताकि आपके प्रीमियम में हो जाए कमी। ये है आशीष सर की राय आपके लिए। ओके, आइए कुछ और स्टॉक्स जो बड़े एक्शन में। कुणाल जी, आपका सुबह का स्टॉक जो जबरदस्त एक्शन करता हुआ दिखा, 2 स्टॉक इनफैक्ट, एक तो अदानी एंटरप्राइजेज जिसकी बात करी थी हमारे वागले साहब ने, उन्होंने रिकमेंड कर दिया, और उसके अलावा विप्रो, ये एक और दूसरा स्टॉक है जो बड़ा कमाल करता हुआ दिख रहा है। दोनों के बारे में अपडेट दें, क्या करना चाहिए जिन लोगों ने खरीदा है आपकी राय पर? नहीं, देखिए मेरी दोनों में होल्डिंग करने की राय है। हालांकि देखिए हमारे टारगेट सारे आ गए हैं विप्रो में और अडानी एंटरप्राइजेस में, तो जो अभी टारगेट्स वागले जी ने दिए उसके लिए स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। दोनों ही काउंटर्स अनिल जी चार्ट पर बहुत मजबूत लग रहे हैं। आईटी में जो तेजी है वो वाकई में बहुत ही रिमार्केबल है और मुझे लगता है कि और एक्सटेंड करेगी, तो विप्रो को बिल्कुल होल्ड करने की राय है और साथ ही अडानी एंटरप्राइजेस को भी इन स्तरों पर होल्ड करें। ओके, होल्ड करिए विप्रो, होल्ड करिए अदानी एंटरप्राइजेस, कोई परेशानी की बात नहीं है। आइए बिगुल बजाते हैं सचितानंद उद्देकर के लिए BTSTT। बताएं सचित जी। दीप, यहाँ पे मैं फ्रेश ट्रेड लेना चाहूंगा लुपिन इस पर्टिकुलर काउंटर में। जिस तरीके से 1040 के लेवल को ये निगोशिएट कर रहा है, जिस तरीके से ये ब्रेकआउट हो रहा है, ओवरऑल एक्सपेक्टेशन यही है कि ये मूव एक्सटेंड होनी चाहिए 1065 तक। स्टॉप लॉस काफी क्लियर है कि यहाँ पर अराउंड 1026 के आसपास की ओपनिंग है, तो वहां पर ही आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। एंड जिस तरीके से ये ब्रेकआउट है, मुझे लग रहा है पोजिशनली भी अगर हम होल्ड करें तो लगभग अराउंड 1100 तक का जो प्रीवियस स्विंग था वो आई थिंक अटेम्प्ट होना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से 1065 होगा टारगेट, स्टॉप लॉस होगा 1026 का, एंड बुलिश व्यू इंटैक्ट होगा लुपिन पर। ओके, नजर रखिए लुपिन पर, बढ़िया मूवमेंट आते हुए दिख रहा है आपको इस स्टॉक पर। कुछ और फार्मा स्टॉक्स हमने सुबह भी देखा था कि फार्मा स्टॉक्स पर अच्छी खरीदारी आई थी, उसके बाद थोड़े स्टेबल हो गए, अब फिर से आप फार्मा में थोड़ा थोड़ा एक्शन आते हुए देख रहे हैं। किरण जी, कैडला में भी आज अच्छी खरीदारी हो रही है, 2% का उछाल है। यूजुअली बड़े मूव्स ज्यादातर नहीं देता है, पर जब भी देता है अच्छे मूव्स देता है। कैडला पर कुछ करना चाहिए सर, 2% ऊपर 409 के भाव पर? चार्ट पैटर्न काफी स्ट्रांग है और जिस तरीके से हमने ये अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, मेरा मानना है कि ये थोड़ा सा पोजिशनली इस पे व्यू रखना चाहिए। मेरा स्टॉप लॉस 396 के आसपास होगा और पोजिशनली मुझे लगता है कि 435 के टारगेट्स 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, नजर रखिए कैडला पर अच्छी मूव आ रही है। फार्मा, आईटी, यहां पर आपको अच्छा एक्शन दिख रहा है। बिगुल बजाते हैं राकेश जी कुणाल जी के लिए बाय सेल चार्ट कॉर्नर। बताएं सर।
दीपांशु, हमारा भी स्टॉक वही है जो अभी सच्चिदानंद जी ने बोला था, लुपिन को खरीदने की राय है। काफी बेहतरीन टेक्निकल रुझान है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर बहुत लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पे देखने को मिल रहा है और एक अच्छी कंसोलिडेशन से स्टॉक निकल रहा है, तो लुपिन को खरीदें। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, ये भी बिल्कुल क्रांतिकारी शेयर है दीपांशु, इसको भी बाय करके चलें। स्टॉक में भी हमने बहुत बुरा वक्त पिछले कुछ सालों में देखा, लेकिन अब ये वापस से तेजी दिखा रहा है। शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर फ्रेश ब्रेकआउट है, लुपिन बाय करके चलें। फार्मा स्टॉक्स में विशेष फोकस बनाए रखना चाहिए। मौजूदा स्तरों पर अगर आप बाय कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस जो है 1015 पर 1015 पर रखना है। पहला टारगेट जो है वो 1090 का 1090 का पहला टारगेट और 1110 रुपए का दूसरा टारगेट है। तो लुपिन में हमारी खरीदारी की राय है। लुपिन में खरीदारी करने की राय है इस वक्त कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। लेकिन ये जो नई नई शुरुआत की है अभी आशु जी, कुणाल जी ने, और ये कुणाल जी कह रहे हैं कि फार्मा शेयरों में क्रांति चल रही है। इन्होंने क्रांति शब्द का इस्तेमाल किया है और बोले कि फार्मा शेयर में क्रांति चले। आपका क्या मानना है, क्या ये क्रांति ये जारी रहेगी थोड़े और समय तक? क्या मतलब मजबूती है फार्मा शेयरों में, आपको लगता है? अनिल जी बिल्कुल लगता है, और इसको हमने जो इंटरनली अपने यहाँ पे जेएम में वर्ड दिया था वो था मेगा शिफ्ट। तो हमने इसको फार्मा को मेगा शिफ्ट सेक्टर बोला था और उसको कुणाल जी ने बहुत ही जोरदार वर्ड में कन्वर्ट कर दिया हिंदी के क्रांति। तो वो और भी ज़्यादा वजन रखता है और मतलब वजनदार वर्ड है। तो डेफिनेटली अनिल जी ये क्रांति टाइप ही फार्मा में चल रही है। मतलब आप जितना लॉजिक डिफाई करते जाएंगे कि इतना बढ़ गए हैं, कहाँ तक जाएंगे, कितना जाएंगे, लेकिन अभी भी ट्रैक्शन फार्मा में है तो लीड फार्मा ही करेगा। तो अनिल जी अभी भी कोई डरने की बात है, कोई ऐसा डरने की बात नहीं है, कोई ऐसा सिग्नल नहीं दिखता फार्मा में। ऑन द कॉन्ट्री, जब भी लगे कि थोड़ा सा डिप्रेस है एक दो दिन, तो फार्मा में जरूर पकड़ लेना चाहिए। वो बेटर डेज होते हैं पकड़ने के लिए। तो एक क्रांति कंटिन्यू रहेगी अनिल जी, बिल्कुल। चलिए, क्रांति जारी रहेगी फार्मा शेयरों में, ये राय है कुणाल जी की भी और यही राय है आपके लिए आशु सर की भी। आइए एक और शेयर में या किसी एक सेक्टर में क्रांति आने की तैयारी में है। कुछ अच्छी और बड़ी खबर लेकर आए हैं चेतन भूटानी, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। आइए चलते हैं उनके पास और पूछते हैं किस सेक्टर को, किस शेयर को लेकर है उनके पास खबर। चेतन बताइए। सर एक्चुअली एक केमिकल्स सेक्टर के ऊपर एक बहुत बड़ी खबर अभी मेरे पास आ रही है। जो मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं वो दो कंपनी स्पेशली जिस पे फोकस रखना है वो है एसआरएफ इंडिया और गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स। खबर सर ये है, जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स HFC ब्लेंड्स होते हैं जो एयर कंडीशनर, हीट पंप्स, कमर्शियल रेफ्रिजरेशन में यूज होता है, उसमें भारत सरकार ने अब जांच शुरू कर दी है। ऑफिशियली जो डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज है उसने ये रिकमेंड किया है कि हाँ, जो चीप इंपोर्ट्स हो रहे हैं उसके चलते काफी नुकसान डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हो रहा है और अब ये जो चीप इंपोर्ट्स अब रोकने चाहिए। तो HFC ब्लेंड के सस्ते इंपोर्ट से काफी नुकसान डोमेस्टिक इंडस्ट्री के चलते इसकी जांच अब शुरू कर दी गई है। ये जो HFC ब्लेंड है, मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं, एक बहुत ही वाइडली यूज्ड ऑब्जेक्ट है जो स्पेशली एसआरएफ और गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स बहुत हाई टेक्निक में बनाते हैं और काफी मार्केट डोमिनेंस भी रखते हैं। तो इसके चलते जो भी चीप इंपोर्ट्स है उस पर नुकसान ना हो, उसके चलते भारत सरकार ने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला है। जो पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन रखी गई है वो है 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 और DGTR डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज कॉमर्स मिनिस्ट्री का जो इन्वेस्टिगेशन ब्रांच है उसने 30 डेज में और कमेंट्स मंगवाए। तो लगभग और 2 महीने में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू से बहुत जल्द नोटिफिकेशन आ सकता है कि इस पे एक ऑफिशियल ड्यूटी लग भी सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए केमिकल सेक्टर। ये एक और क्रांतिकारी सेक्टर है, ये भी कहीं रुकने और थकने का नाम नहीं ले रहा और यहाँ पर लगातार सरकार की तरफ से भी कुछ न कुछ एक्शन ऐसा होता दिख रहा है जो इनके काम आता दिख रहा है। एसआरएफ और गुजरात फ्लोरोकेम, इसको लेकर एक बढ़िया और बेहतरीन खबर आती हुई दिख रही है, यहाँ पर राहत के संकेत है। किरण जी जरा एसआरएफ के चार्ट्स देखिए, बताइए, आपका फेवरेट रहा है, कई बार आपने रिकमेंडेशन भी की है, बताइए क्या मजबूत है शेयर ये? डिसेंट चार्ट पैटर्न है अनिल जी और एक अच्छा बेस लगभग 4050 से लेके 4000 तक का है। इसके नीचे जब तक नहीं जाता तब तक मेरा मानना है कि इसमें लगातार लोअर एंड से हमें खरीदारी देखने को मिलेगी। इसका जो नेक्स्ट बैरियर है वो लगभग 4400 के आसपास है। तो करंट लेवल से 4400 एक रेंज है और 4400 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो मेरा मानना है कि निचले स्तर पे एक्यूमुलेट करके चलना चाहिए। एक बार 4400 निकल जाए तो एक बहुत बड़ी तेजी की मूव आपको देखने को मिलेगी। ओके,
इंतजार करते हैं 4400 के लेवल्स का SRF पर हमें देखा है कि स्टॉक पर अच्छी परफॉर्मेंस आपको यूजुअली आते हुए दिखती है। कुछ ही देर में अनिल जी से भी जानेंगे कि उनकी मार्केट पर इस समय क्या स्ट्रैटेजी बन रही है, पर उससे पहले कुछ और स्टॉक्स पर नजर डालते हैं जहां पर आपको बढ़िया मूवमेंट आते हुए दिख रहा है। फार्मा और IT तो मूव कर ही रहे हैं, साथ ही अगर आप देखें तो कुछ FMCG नेम्स में भी अच्छे ट्रेड्स हैं, तो वहां पर भी चर्चा करेंगे। पर उससे पहले सुमित जी के पास चलते हैं एक और सुपरहिट कॉल के लिए। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। 155 रुपए 50 पैसे का भाव है। स्टॉक का नाम है स्टरलाइट टेक, जिसका सिंबल है STRTECH। स्टरलाइट टेक के अंदर यहां से खरीदारी देखने को मिलनी चाहिए। स्टॉक के अंदर एक अच्छा मोमेंटम अभी बिल्डअप हो रहा है और स्टॉक यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाना चाहिए। लास्ट 3 से 4 दिनों में स्टॉक हर रोज थोड़ा थोड़ा करके तेजी दिखा रहा है और अब ये तेजी की स्पीड बढ़नी चाहिए। 165 रुपया, 170 रुपया, ये 2 टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए स्टरलाइट टेक में यहां पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का नीचे में 150 रुपए 151 रुपए के आसपास का सपोर्ट है, तो ये स्टॉप लॉस होगा। 150 के स्टॉप लॉस से स्टरलाइट टेक में खरीदारी करें। स्टॉक जस्ट अभी बॉलिंगर बैंड का मिडिल बैंड क्रॉस करके तेजी दिखा रहा है। कल का हाई स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है, तो ये यहां से ऊपर में 165 रुपए से लेके 170 रुपए तक का अपसाइड मूव इसी हफ्ते में दिखाना चाहिए। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। ओके, ये है आपके लिए स्टरलाइट टेक पर खरीदारी की राय। वहां पर आप बढ़िया मूव आते हुए देख रहे हैं। बात ही कर रहे थे कि FMCG शेयर्स में कुछ तेजी बन रही है। मैरिको से Q2 अपडेट आया है। Q2 में मांग में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिली है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क प्री कोविड स्तरों पर पहुंच चुका है। शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में मांग बेहतर दिख रही है इस समय, तो मैरिको पर नजर रखिए और स्टॉक पर भी हम स्पाइक आते हुए देख रहे हैं। हम मैरिको पर एक कॉल लेंगे, पर उससे पहले 2:30 बज गए हैं, तो पहले जान लेते हैं कि इस समय अनिल जी की स्ट्रैटेजी क्या है। अनिल जी, ग्लोबल क्यूज तो मजबूत ही हैं सर। जो हम सुबह से देख रहे थे, डाउ फ्यूचर्स 150 अंक ऊपर हैं, कुछ ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है पिछले आधे घंटे में। नैस्डैक फ्यूचर्स भी 0.8% की तेजी आपको दिखा रहे हैं। यूरोप की अच्छी शुरुआत हुई थी सर, सारी गेन्स होल्ड कर रहा है। यूके के बाजार 0.5% ऊपर हैं। फ्रांस और जर्मनी में भी 0.5% से ज्यादा की तेजी है। और आज एशिया के लिए भी अच्छा दिन रहा। चाइना के बाजार बंद हैं, बट अगर हांगकांग जापान दोनों को देखें तो 1.25% की तेजी वहां पर है। तो मजबूत ग्लोबल क्यूज है सर, बताइए क्या करना चाहिए। देखिए दीप, कोई खास समस्या वाली बात नहीं, लेकिन मजबूत ग्लोबल संकेतों में एक चीज है कि पिछले 2-3 सेशन से अमेरिकी बाजार भी वॉलेटाइल काफी हो रहे हैं। तो एकदम आप आंख मूंद के भरोसा नहीं कर सकते कि तेजी ही रहेगी, ऊपर नीचे नहीं हो सकते। तो ओपनिंग कुछ भी हो सकती है, दिन के दौरान कुछ भी हो सकता है, क्लोजिंग कुछ और हो सकती है, और डाउ फ्यूचर्स कुछ और ही कहानी कह सकते हैं। क्योंकि ये तो अच्छा हुआ शुक्रवार को बाजार बंद थे, नहीं तो जिन लोगों को खबर पड़ ली ट्रम्प साहब को कोरोना की, उन्हें नींद ही नहीं आती। उस समय तो डाउ फ्यूचर्स 500-550 पॉइंट फिसल गए। तो और सोमवार को जब तक बाजार खुले तब तक ऐसा लगा ट्रम्प साहब ठीक भी हो गए कोरोना से। मतलब तो ये चीजें चलेंगी, वोलेटिलिटी चलेंगी, उतार चढ़ाव चलेगा। ऐसे में आपको लेवल से ट्रेड करना है। पहली बात, बहुत डरना घबराना नहीं है। और दूसरी बात मतलब है ना, एकदम वो दादागिरी में और कॉन्फिडेंट नहीं होना कि कुछ नहीं बिगड़ सकता है, लेना ही लेना है, ये ऐसा नहीं है। आपको हर भाव से लेना है, हर भाव से बेचना है। दोनों तरफ के ट्रेड में आपका हाथ आजमाना है। या तो आप दोनों तरफ करना जानते ट्रेड तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं, ऊपर में प्रॉफिट बुक करते रहे, फिर से एंट्री हल्के रहेंगे, फिर से घुस पाएंगे। क्या करना है, निफ्टी 11,500 के नीचे खरीदारी बनती है और 11,450 के आसपास फर्स्ट क्लास परफेक्ट एंट्री जोन है। मौका मिले यहां से आपको ट्रेड इनिशिएट करना है। 11,500 का देखिए, शो की शुरुआत में 11,500 के आसपास था, तब मैं आपको कह भी रहा था कि 11,500 ये बढ़िया लेवल है, यहां से ले सकते हैं, नीचे आए तो और ऐड कर लीजिए। तो 11,500 और इसके नीचे बाय जोन शुरू होता है। 11,575 11,625 परफेक्ट शॉर्ट जोन है, प्रॉफिट बुकिंग जोन है। एटलीस्ट आप शॉर्ट ना भी करें तो प्रॉफिट बुकिंग वहां कर लें। तो सिंपल चीज है, मैं इंतजार करूंगा 11,500 के आसपास आने का या इसके नीचे आने का, तब प्रॉफिट बुक करेंगे, तब खरीदारी करने की सोचेंगे। अभी कुछ नहीं करेंगे, 11,575 11,600 की रेंज में प्रॉफिट बुक करेंगे। बैंक निफ्टी 22,200 22,300 आएगा तो वहां पर खरीदारी करेंगे। देखिए 22,250 का आज लो बनाया है, एकदम परफेक्ट लेवल से बाजार ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ऊपर 22,650 22,800 आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग जो है, तो वहां आएगा तो प्रॉफिट बुक करेंगे। तो फिलहाल इंतजार कुछ नहीं करते हैं, देखते हैं आराम से। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, वो मैं आपको डेटा के साथ बता दूं। ऐसा नहीं कि मेरा मन हुआ इसलिए बोल रहा हूं, मैं वही बोलता हूं जो मुझे डेटा बताता है। डेटा क्या कह रहा है,
11,400 पर निफ्टी पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 21 लाख शेयरों का इस वीकली सीरीज में, तो वो आपके लिए होल्ड होना चाहिए। और 11,500 निफ्टी पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में 23 लाख शेयरों का। तो अगर 11,500 के ऊपर आज बंद होते हैं तो फ्रेश तेजी करके जाना चाहिए, क्योंकि आपके लिए 23 लाख शेयर ये और 11,400 तक 20 लाख शेयर हो रहे हैं, यानी कि 45 लाख शेयरों के आसपास की पोजीशन शॉर्ट हो जाती है कॉल्स में। तो आपको कल फिर से शॉर्ट कवरिंग का सहारा निचले स्तरों से मिल सकता है। अगर बाजार नीचे खुले तो भी शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो 11,500 के ऊपर की क्लोजिंग आज बहुत अहमियत वाली है। अगर 11,500 के ऊपर क्लोज होते हैं तो तेजी की पोजीशन पक्का कल के लिए और आपको बनानी चाहिए, ये डेटा में नजर आ रहा है। अगर 11,500 के नीचे बंद होते हैं तो फिर कोई चिंता की बात नहीं, जो पोजीशन है उसी को रखिए, फ्रेश मत करिए। बैंक निफ्टी 22,000 नहीं टूटेगा, ये दिख रहा है डेटा में, और 23,000 के पार होना भी मुश्किल है। इस बीच में 22,500 रस्साकसी वाला लेवल है जो ताकत आजमाइश का। 22,500 के पुट पर 5 लाख शेयर हैं और कॉल्स में 3 लाख शेयर, तो थोड़ा सा पलड़ा तेजी करने वालों का भारी है 22,500 के आसपास भी। और 22,500 के पुट 5 लाख शेयर है, तो ये कोशिश पूरी होगी कि आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 22,500 के ऊपर हो। डेटा में कम से कम ये दिख रहा है कि 22,500 के ऊपर क्लोजिंग होने की कोशिश की जा सकती है, तो ये आपके लिए डेटा है। तो 22,500 के नीचे धीमे धीमे जहां भी अच्छा लेवल आपको मिले वहां पर एंट्री करनी चाहिए। 22,650 से 22,800 के रेंज में प्रॉफिट बुकिंग। और अगर आज 22,500 के ऊपर बंद होते हैं तो कल के लिए फिर से खरीदारी करनी चाहिए। 22,800 23,050 फाइनल ऊपर का टारगेट और निफ्टी का बनेगा, उसके लिए आपको तैयारी रखनी चाहिए। थोड़ी देर में अब सेठी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे और उनसे लेंगे हम राय उनकी बेहतरीन पिक्स पर। लेकिन उससे पहले कुणाल जी और राकेश जी तैयार है अपने चार्ट कॉर्नर के बिगुल के साथ। बताएं सर। अनिल जी, हमने अगस्त के महीने में स्टॉक रिकमेंड किया था TCS, वो अगस्त में नहीं चला था, सितंबर में चलना शुरू हुआ और सितंबर में रिकमेंड किया था स्टॉक एक ओरो फार्मा। शॉर्ट टर्म टारगेट्स तो अचीव हुए थे बट बड़े वाले टारगेट्स अचीव नहीं हुए। और अब जो चार्ट कॉर्नर की कॉल है वो ओरो फार्मा पर, अरविंदो फार्मा पर है। और ये इसका जो रुझान है, रिवर्सल जो है, काफी बढ़िया रिवर्सल हो रहा है। बड़ी वाली करेक्शन खत्म हो रही है। अच्छे नतीजों के बाद सितंबर में इसमें करेक्शन देखने को मिली थी, स्टॉक बैन में चला गया था। अब संकेत आ रहे हैं कि वो बड़ी वाली करेक्शन खत्म हो रही है और अब यहाँ पर बड़े बड़े अपमूव अक्टूबर सीरीज में देखने को मिलेंगे। तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों नजरिए से ओरो फार्मा को खरीदने की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, एकदम क्लियर RSI डाइवर्जेंस है और उसका ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है और ये भी क्रांतिकारी है। तो अनिल जी बिल्कुल खरीद करके चलें। ओरो फार्मा यहां पर 830 रुपए पर 830 पर स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 875 रुपए का, 875 का, और इवेंचुअल टारगेट 889 का होगा, यानी कि 890 रुपए लगभग मान लीजिए। तो 890 रुपए के लक्ष्य के लिए बाय करना है ओरो फार्मा को। क्रांति आप लाकर रहेंगे भाई साहब, बिल्कुल पक्का लाके रहेंगे फार्मा शेयरों में। कुणाल जी, राकेश जी, मुझे कोई शक नहीं है, एक है फार्मा के एक्सपर्ट और दूसरे हैं फार्मा के शेयरों के एक्सपर्ट। दोनों ही फार्मा और फार्मा के शेयरों के एक्सपर्ट लगातार। मैं तो सारे बाकी जितने पैनलिस्ट हैं उनको एक ही चीज कहना चाहता हूं, भाई साहब आप लोगों के जिसके चार्ट पे थोड़े बहुत कम ज्यादा 19-20 संकेत आ रहे हो वो भी रिकमेंड कर डालो, लेकिन नहीं तो कुणाल जी, राकेश जी कोई छोड़ेंगे नहीं। ऐसा लग रहा है कोई फार्मा शेयर इनसे छूटने वाला है नहीं, चाहे वो कैश का हो चाहे फ्यूचर का हो। तो इस पर आप फोकस बनाए रखें। फोकस बनाइए एक और शेयर पर जो सचिन जी बताने वाले हैं उनके लिए, बिल्कुल BTS डबल टी का। बताइए सचिन जी। अनिल जी, ये सेक्टर हम पिछले हफ्ते से ही कवर कर रहे हैं। लगातार हमने लुपिन भी अराउंड 1000 के लेवल पे कवर किया था। एंड जो सेकंड स्टॉक था उस टाइम सन फार्मा था और आज भी मेरे रेडार में उसी सीक्वेंस में सन फार्मा वापस आ चुका है। बट मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर ट्रेड आपको अभी ऑप्शन के द्वारा लेना चाहिए। 520 का जो इसका कॉल ऑप्शन है वो आपको खरीद के रखना है। लगभग 20 के आसपास इसका स्विंग बना है एंड जिस तरीके से फिलहाल इसमें मोमेंटम बन रहा है, मुझे लग रहा है अराउंड 30 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। तो ये पोजिशनल लॉन्ग कॉल होगा सिंगल ऑप्शन द्वारा 520 के। एंड स्टॉप लॉस काफी यहाँ पर क्रिटिकल होगा। मुझे लग रहा है अराउंड 17.5 का लेवल जब तक क्लोजिंग बेसिस या फिर 17 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे जब तक जाता नहीं है तब तक आपको ये पर्टिकुलर पोजीशन होल्ड करनी है। तो रिवॉर्ड तो रिस्क के लिहाज से भी अराउंड 1:3 का कॉम्बिनेशन है, तो खरीद के रखना चाहिए। एंड पोर्टफोलियो में भी होल्ड कर सकते हैं काउंटर, बट मुझे लग रहा है ट्रेडिंग के लिहाज से अगर पोजीशन ली जानी चाहिए तो 520 के कॉल ऑप्शन द्वारा लेनी चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई।
सन फार्मा पर मैं वही बता रहा हूँ कि आप जल्दी जल्दी कर लीजिए, नहीं तो कुछ भी छूटेगा नहीं। ये सब लोग सब खरीदने को तैयार है। 17.5 का स्टॉप लॉस लगाना है और 30 रुपए का टारगेट। इसकी एंट्री पॉइंट क्या है, क्या भाव में खरीदना है सचिन जी, एक बार जल्दी से बता दें वापस से। सन फार्मा 520 का कॉल, 17 का स्टॉप लॉस लगाना है, 30 का टारगेट होगा। जब हमने आइडेंटिफाई किया तभी 20 का भाव चल रहा था। सो 3 रुपए का रिस्क है एंड मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट अराउंड 9 से 10 रुपए का अपसाइड आपको मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए सन फार्मा में खरीदारी करने की राय सचिन जी की तरफ से। अगला बिगुल सुमित जी के लिए है और उसके तुरंत बाद तैयार है हमारे साथ सेठी साहब भी। तो सुमित जी के लिए अगला बिगुल। सुमित जी, आपका भी फार्मा शेयर ही है क्या? 100% यस अनिल जी। एक तो फार्मा में क्रांति चल रही है, दूसरा फार्मा में कोइंसिडेंस अभी बैठा है जस्ट सचिन के साथ कि यहां से सन फार्मा में मेरे को लग रहा है एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। सीएमपी पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 518 519 का भाव है सन फार्मा का। स्टॉक पिछले 2 से 3 दिनों के हाई ब्रेक कर रहा है और जिस तरह से फार्मा स्टॉक्स में एक एक करके मोमेंटम देखने को मिल रहा है, फार्मा स्टॉक यहां से एक अच्छी तेजी दिखाने को तैयार है जिसमें सन फार्मा लीड कर सकता है। यहां पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में 502 का इसके अंदर स्टॉप लॉस बैठेगा और जिस तरह का ये मूव दिखा रहा है उसको देखते हुए लगता है कि सन फार्मा यहां से 540 और 550 ये दो टारगेट जल्दी ही दिखाएगा। बाय सन फार्मा, 502 का स्टॉप लॉस, 540 से 550 का टारगेट। ओके, ये है आपके लिए सन फार्मा में खरीदारी करने का है वागले साहब का वंडर। बताएं सर। अनिल जी, मैं थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मेरा भी स्टॉक यही है। 516 का स्टॉप लॉस, 535 का टारगेट और मुझे लगता है ये कल तक आना चाहिए। सन फार्मा में एक ब्रेकआउट है और शायद ये मूवमेंट आज के आज ना आए, कल तक आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मेरा डिस्क्लोजर है कि ये मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में है। प्रभु, ये हो क्या रहा है? इधर आप सचिन जी ने बोला, फिर सुमित जी ने बोला, फिर वागले साहब ने बोला, फिर इधर मुझे मैसेज आया भी जय ठक्कर का कि फोन अ फ्रेंड, बोले कि मुझे भी सन फार्मा पे कॉल देना है। तो 4 एक साथ, गजब। ये क्या मतलब सन फार्मा क्या हुआ? आशु जी, क्या हो गया सन फार्मा को? क्या मतलब अचानक से एकदम सबके सब बुलिश हो गए? इतनी बड़ी क्रांति? नहीं अनिल जी, एक चीज जरूर बोलूंगा कि अगर जो हायरार्की है ना वो रखनी चाहिए ल्यूपिन, औरो, डीवीज, ग्लेन और सन में। अनिल जी, सन में पास्ट में भी मैंने कई बार देखा है जब भी वो जो 4 इक्के वाली फिलॉसफी है ना, जब वो ब्रेकआउट देता है उससे ज्यादा बार उसने भी मतलब अगर पीएसयू बैंक्स के अलावा किसी फार्मा स्टॉक ने 4 इक्के वाला धोखा दिया है तो सन फार्मा में दिया है। तो अनिल जी, मैं थोड़ा सा वेरी रहूंगा। मतलब फार्मा में तेजी है, क्रांति भी है, सब कुछ है, लेकिन जो स्टॉक जिस तरह से बढ़ के जब सन फार्मा ब्रेकआउट देता है अनिल जी, बड़ा डर लगता है मुझे इससे। ओके, तो ये है आपके लिए सन फार्मा। इस भी जय भी तैयार है। जय, जल्दी से फटाफट बता दें क्योंकि सेठी साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनकी भी पिक्स जल्दी हमें बतानी। तो बताइए, सन फार्मा में आप भी बुलिश है, क्यों? बिल्कुल अनिल जी, मैं बुलिश हूँ सन फार्मा पे। इसका 530 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो करीब अभी 19 रुपए 75 पैसे के आसपास मिल रहा है, इसको खरीद कर चलना चाहिए अनिल जी। इसके टारगेट पहला वाला जो बनता है वो 24 रुपए 80 पैसे का, दूसरा टारगेट बनता है 29 का। अग्रेसिव टारगेट है, सेकंड टारगेट 29 का, ये खरीद कर चलना चाहिए। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस अनिल जी मेंटेन करेंगे 15 रुपए का। अनिल जी, सन फार्मा पे मैं इसलिए बुलिश हूँ क्योंकि बहुत ही क्लियरली सारी फार्मा स्टॉक्स में एक अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने मिल रहा है और खास करके सन फार्मा में आज एक बाई क्रॉस ओवर देखने मिल रहा है। इसके मोमेंटम इंडिकेटर्स में डाउन ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस में ब्रेकआउट आया और अनिल जी ये स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया सा एक बुलिश इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो पैटर्न में से ब्रेकआउट दिया है। तो ये स्टॉक के टारगेट ऊपर में स्पॉट में बन रहा है लगभग 536 से लेके 540 के। क्रांति का ऐलान तो किया कुणाल जी ने, लेकिन क्रांति का सेनापति निकला सन फार्मा। ल्यूपिन के बजाय सन फार्मा में 4 बाय कॉल बैक टू बैक। वाह, इंटरेस्टिंग, बड़ा जबरदस्त होता हुआ दिखा है। चलिए आइए, सेठी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर एविएशन शेयरों के लिए आती दिख रही है। जरा जल्दी से आपके सामने एविएशन शेयर लेकर आते हैं। स्पाइस जेट 4 दिसंबर से लंदन के लिए उड़ानें शुरू कर रही है। जो कोई भी आप में से लंदन जाना चाहें, आपके लिए अच्छी खबर है। आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप कहीं से भी दुनिया में कहीं भी हो शो कर सकते हैं। तो लंदन से जो लोग शो करना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट, उनके लिए अच्छी खबर। ओके,
4 दिसंबर से इंटरनेशनल फ्लाइट्स में लंदन के लिए स्पाइस जेट की उड़ानें शुरू हो रही। तो स्पाइस जेट और इंडिगो, इन दोनों शेयरों पर रखिए नज़र। दोनों के लिए अच्छी खबर, धीरे धीरे इंटरनेशनल सेक्टर पूरी तरह से खुलता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में दोनों कंपनियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। वाह क्या बात है, स्टॉक भी बड़ी मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो स्पाइस जेट भी मजबूत है। स्पाइस जेट के चार्ट्स हमेशा की तरह कैश में आपको देखने हैं सुमित जी, और इंडिगो के चार्ट्स देखने हैं आज कुणाल जी, आप ही देख लो इंडिगो के चार्ट्स। तो पहले एक बार जल्दी से स्पाइस जेट के चार्ट्स बताएं सुमित जी, फिर मैं इंडिगो के चार्ट्स पे आता हूं। अनिल जी, स्टॉक का नीचे में बेस बन रहा है। स्टॉक का यहां से तेजी का मूव देखने को मिलना चाहिए, जिसमें 55 रुपए का होगा पहला टारगेट, और 55 रुपए का लेवल टूटने पे ये स्टॉक के अंदर एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। फिर ऐसी उड़ान भरेगा ये स्टॉक की देखते रह जाएंगे कि देखते देखते कब इसका भाव 70 रुपए हो गया। तो ये यहां से इमीडिएटली पहला टारगेट 55 रुपया, और 55 के बाद इसकी स्पीड बढ़ेगी 70 रुपए तक के टारगेट्स के लिए। स्टॉक का नीचे में 45-46 के आसपास का सपोर्ट है, 51 का अभी ट्रेड दिख रहा है। तो इसको 45-46 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। 55 का पहला टारगेट, फिर दूसरा टारगेट सीधा 70 का हुआ। ओके, ये है आपके लिए स्पाइस जेट पर राय, ये मजबूती के साथ बढ़ता हुआ। कुणाल जी, क्या इंडिगो पर भी बढ़िया तेजी बन सकती है? ओपन इंटरेस्ट 6% बढ़ा है, स्टॉक मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है आज। अनिल जी, चार्ट मजबूत है लेकिन सामने ही रेजिस्टेंस है, तो मुझे एक रेजिस्टेंस नजर आती है 1340 के आसपास, 1313 1315 के आसपास चल रहा है। तो 1340 मुझे लगता है कि एक बड़ा रेजिस्टेंस है। ये लेवल निकल गया तो फिर इसमें नया ब्रेकआउट होगा, फिर वापस से आपको तेजी बनते दिखेगी और फिर शायद 1450 का रास्ता भी साफ हो जाएगा। लेकिन एक बार 1340 पार होने के बाद ही नई खरीद करें। ओके, 1340 के पार निकले फिर रुके ना, फिर खरीदारी करें। दमदार इंडिगो भी मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। आइए सेठी साहब का करते हैं स्वागत बिगुल के साथ। सेठी साहब स्वागत है, बताएं सर एक या अनेक अच्छी शुरुआत कीजिए, अगर अनेक है तो पहली पिक के साथ। गुड आफ्टरनून अनिल जी। बिल्कुल, जो पहली पिक है वो कैश मार्केट का स्टॉक है। एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है, कंपनी का नाम है ओरिएंटल कार्बन एंड केमिकल। ये कंपनी एक दुनिया की एक लीडिंग कंपनी है इनसोल्यूबल सल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड बनाने वाली। ये जो इनसोल्यूबल सल्फर है ये टायर और रबर गुड्स बनाने में काम आता है। जबरदस्त इसके फंडामेंटल्स है, और ये एक चुनिंदा ऐसी कंपनियां हैं, वेरी फ्यू केमिकल कंपनी जो आज भी 15-16 के मल्टीपल पे अवेलेबल है। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 24% का, रिटर्न रेशियोज भी बहुत अच्छे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 15-16% का है। डेट इक्विटी रेशियो 0.29। पिछले 3-4 सालों में बहुत अच्छी दर से कंपनी ने ग्रोथ दर्ज करी है, और प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी अराउंड 52%, DIA 25.9%, और जो कि DIA क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपनी हिस्सेदारी इसमें बढ़ाते जा रहे हैं। ये स्टॉक अभी 780 के लेवल पे ट्रेड करता है। मुझे लगता है बहुत ही शॉर्ट टर्म में इसमें हम 825 तक के लेवल्स देख सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 765। ओके, 765 के स्टॉप लॉस के साथ ओरिएंटल कार्बन। देखिए क्रांति दोनों जगह चल रही है, फार्मा में भी चल रही है, केमिकल में भी चल रही है। तो घूम फिर के देखिए केमिकल स्टॉक भी फिर से राडार पे आ रहे हैं। तो सेठी साहब ने ओरिएंटल कार्बन खरीदारी करने की राय दी है 825 के टारगेट के लिए। और कैश मार्केट के स्टॉक ज्यादा वक्त नहीं लगाते हैं। सेठी साहब के स्टॉक जल्दी टारगेट पे पहुंच जाते हैं, 1-2 दिन का ही मामला होता है, उससे ज्यादा लंबा नहीं। लेकिन सेठी साहब आपने कहा कि एक से ज्यादा स्टॉक है, तो दूसरा भी कैश का है या फ्यूचर्स? नहीं अनिल जी, दूसरा स्टॉक फ्यूचर्स का है, और ये भी कोइंसिडेंटली एक केमिकल कंपनी है। कंपनी टाटा ग्रुप की कंपनी है, टाटा केमिकल्स, जो कि 308 के लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है। बहुत ही अच्छी एक इसमें टेक्निकल ट्रेंड नजर आ रहा है। स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है, और मुझे लगता है बहुत ही शॉर्ट टर्म में इसमें भी हम 325 के लेवल देख सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 302 का। और इसमें मुझे एक फंडामेंटल कारण भी नजर आ रहा है। हमने थोड़े दिन पहले देखा टाटा ग्रुप ने अपनी हिस्सेदारी इस स्टॉक में बढ़ाई थी, और अब जब ये TCS का बायबैक का अनाउंसमेंट किया है, तो TCS का बायबैक मैं ये मान रहा हूँ कि करीबन 20,000 करोड़ या 25,000 करोड़ का टोटल बायबैक होना चाहिए, और वहां से 75% यानी कि 15 से 17,000 करोड़ टाटा सन्स के पास आएंगे। और उस पैसे से मुझे लगता है जिन जिन कंपनियों में टाटा सन्स की हिस्सेदारी थोड़ी वल्नरेबल है बिकॉज ऑफ द गोइंग ऑन स्पैट बिटवीन टपोलॉजी पैलेंजी ग्रुप एंड टाटा ग्रुप, मुझे लगता है वहां पे ये अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएंगे। और वैसा एक काउंटर टाटा केमिकल है जिसमें हाल ही में इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, फिर इवन टाटा मोटर्स के DVR में भी बढ़ाई है। तो मुझे लगता है टाटा केमिकल्स को बिल्कुल वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए। ये स्टॉक बहुत ही शॉर्ट टर्म तो 325 बोल ही रहा हूँ, बट मुझे लगता है ये यहाँ से भी ये स्टॉक जा सकता है।
अच्छा, शॉर्ट टर्म 350 इससे भी ऊपर जा सकता है। लेकिन सेठी साहब, आपने जो शुरुआत की टाटा केमिकल को रिकमेंड करने की, वो इस बात से कि ये टेक्निकली मुझे स्टॉक बड़ा स्ट्रॉन्ग लगा। आप चार्ट भी देख लेते हो? हाँ अनिल जी, हाँ बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा तो अभी देखते हैं। अभी आपने जब से जिम्मा दिया है शॉर्ट टर्म पिक्स का, तो सिर्फ फंडामेंटल की तौर पे तो नहीं होता है, क्योंकि स्टॉक्स तो फंडामेंटली बहुत अच्छे होते हैं और सोए पड़े रहते हैं, 3-3 महीने 6 महीने चलते नहीं है। तो उसमें जब साथ में टेक्निकली भी वो रडार पे आते हैं, तब जाके उनको खोद करके लेके आते हैं और उस हिसाब से रिकमेंड करते हैं। तो पिछले कुछ महीनों में टेक्निकल भी थोड़ी थोड़ी जानकारी हासिल करी है और कुछ कुछ सॉफ्टवेयर लगाए हैं जिनसे ये रडार पे आते हैं, तो टेक्निकल भी जरूर देखते ही है। और वैसे ही ये आया है रडार पे टाटा केमिकल। और इवन ओरिएंटल कार्बन एंड केमिकल जो अभी मैंने रिकमेंड किया है, स्टॉक अब 801 का लेवल आ गया है। जब मैंने बोला तब 780 का भाव था, अभी 20 रुपए ऑलरेडी बढ़ गया। क्या बात है, वाह गजब। अच्छा, ये जो आपने टेक्निकल देखने की बात की है, एक बहुत अच्छी बात लगी मेरे को, ये ना मतलब टेक्निकल वाले फंडामेंटल में घुसपैठ कर रहे हैं, फंडामेंटल वाले टेक्निकल में कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत है ना बंसल जी आपने की, इसके जिम्मेदार आप ही माने जाएंगे। जब से आपने वो टेक्नो फंडा की शुरुआत की ना, कि टेक्नो फंडा पिक, तब से फिर है ना फंडामेंटल वाले भी टेक्निकल में घुस गए। और कुछ कुछ लोग तो ऐसे हैं जो न सिर्फ टेक्निकल और फंडामेंटल में घुसे हैं, वो एफएनओ में भी घुसे हुए हैं। आशीष जी समझ तो गए होंगे। और कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो, वो तो छोड़िए, एफएनओ तो छोड़िए, वो कमोडिटीज तक में घुस गए। सुमित जी और जैन साहब हमारे समझ तो गए होंगे। तो ये तो मतलब अब हम कैसे पहचाने कौन सा वाला कौन सा एक्सपर्ट है? बंसल जी, आपकी पहचान कैसे की जाए वो बताइए। अनिल जी, मेरी पहचान तो एक नॉर्मल इंसान की तरह कीजिए। देखिए, मैं तो अनिल जी सब कुछ करता हूँ अंडर द सन, जो चीजें करनी चाहिए। अनिल जी, सीखने में तो कोई बुराई नहीं है। देखिए, सीखने में तो बुराई नहीं है, और ना ही अनिल जी सीखने की कोई उम्र होती है। तो जब सेठी जी तो हाँ, तो अनिल जी सेठी जी तो मुझसे बड़े हैं। जब वो फंडामेंटल करते हैं और टेक्निकल कर सकते हैं, तो अनिल जी आई एम इन माई अर्ली 30s, तो मुझे तो सब चीज सीखने की फ्रीडम होनी चाहिए। अर्ली 30? कुणाल जी, ये क्या कह रहे हैं बंसल जी? अनिल जी, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। अनिल जी कुछ कहा तो था, बंसल जी ने कुछ ठीक से सुना नहीं। 30s। एक मिनट कुणाल जी क्या कह रहे हैं? मैं कुणाल जी सुन नहीं पाया। अनिल जी मुझे भी सुना नहीं। बंसल जी कुछ 30 कह रहे हैं। अनिल जी कुछ समझ नहीं आया, इग्नोर कीजिए अनिल जी। अनिल जी देखिए, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, अर्ली 30 का मतलब अनिल जी देखिए, ये जो अर्ली 30 का मतलब ये हुआ कि 20-22 साल की उम्र में, 22-23 साल की उम्र में, इसका मतलब यही हुआ। तो अब मैं समझ गया, बंसल जी जो कह रहे हैं एकदम सही है। क्योंकि आज से 40-50 साल पहले जब बंसल जी पैदा हुए होंगे, उस जमाने में क्या था कि डिजिटल रिकॉर्ड नहीं होते थे। तो उस समय ना आप कोई ऐसा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनता नहीं था। आप जो भी जाकर डेट लिखवा दे, आराम से हो जाए, अपने हिसाब से स्कूल में जाए, प्रिंसिपल को, जो हमारे हेडमास्टर होते थे उनको बोलता कब हुआ, ये इस दिन हुआ होगा, और उससे काम चल जाता था। तो उसी से तो बंसल जी फिर आप अर्ली 30 तो एकदम परफेक्ट जा रहे हैं। क्योंकि आप 50 साल पहले जब हुए ना, तब तो कोई बर्थ सर्टिफिकेट बनते ही नहीं थे। तो आप जो चाहे रख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ। जी, तो चलिए, ये है आपके लिए टाटा केमिकल में सेठी साहब की तरफ से खरीदारी करने की राय। 325 टेक्निकली फंडामेंटली हर एक तरीके से वो खरीदने की राय दे रहे हैं। ओके, आइए, टाटा केमिकल ये स्टॉक तो मजबूत हो ही चुका है। और मेरे ख्याल से टाटा केमिकल, सचिन जी आपने भी रिकमेंड किया था शायद, जहां तक मुझे याद है। हाँ, अभी किया था 308 में आपने रिकमेंड किया था। 313-320 का टारगेट आ गया आपका टारगेट? अनिल जी, ऑलमोस्ट 313 के आसपास स्विंग बना है, 312 का इनफैक्ट स्विंग बना है। तो धन्यवाद सेठी जी, उन्होंने भी रिकमेंड किया है। जिस तरीके से वो पुश मिला है, मुझे लग रहा है जो फाइनल टारगेट है 320, आई थिंक वो भी हासिल होना चाहिए, जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है। सो यहाँ पर बने रहना चाहिए। मुझे लग रहा है काफी बड़ी अपमूव के लिए स्टॉक निकल चुका है। ओके, जल्दी से एक बिगुल एल्गो ट्रेड के लिए कुणाल जी और राकेश जी के लिए, और उसके बाद चलते हैं बसीन साहब के पास, लेंगे उनकी भी बेहतरीन पिक्स। बताएं सर। अनिल जी, एल्गो ट्रेड है, 101 रुपए 50 पैसे का भाव है। स्टॉक का नाम है इंडियन होटल्स, यानी कि ताज ग्रुप के होटल्स। अनिल जी, अभी आप स्पाइस जेट का जिक्र कर रहे थे और आप कह रहे थे कि जिसको लंदन जाना है अब संभव है।
अनिल जी, मेरी एक बात आप याद रखिएगा कि अगले साल आपको किसी भी बड़े होटल में कमरा नहीं मिलेगा, तो स्टॉक तो खरीदें ही, साथ में जो लोग अगले साल कहीं पर भी जाना चाहते हैं कमरे अभी से बुक करा लें, क्योंकि अनिल जी इतना जोश है लोगों में बाहर जाने का कि आपको इन सब 5 स्टार होटल्स में कमरे नहीं मिलेंगे। तो इंडियन होटल्स खरीदने की राय है। ओवर टू राकेश। अनिल जी, बेहतरीन टेक्निकल रुझान है, एक क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। सारे जो अनलॉक वाले स्टॉक्स हैं, एविएशन चल पड़ा, मल्टीप्लेक्सेस चल पड़े, होटल चल रहे हैं, और इंडियन होटल ने दोबारा से अपनी ऊपर की जर्नी शुरू करी है। तो 98.50 का एक स्टॉप लॉस लगाना है और 106 से लेकर 108 के टारगेट जोन के लिए इंडियन होटल पे खरीदारी की राय है। 98 का स्टॉप लॉस, 106 108 के टारगेट के लिए। और अगर जो अगले साल किसी भी तरह से होटल के कमरे ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं, दिल्ली तक का तो मामला अपने सेट है। कुणाल जी, मैं आपके घर में अतिथि, बिना तिथि बताए हुए आकर मेहमान बनूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं, आप अपनी देखें। आइए, तब तक आइए, भसीन साहब भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, हमारे दिल्ली के एक और एक्सपर्ट। स्वागत करते हैं उनका बिगुल के साथ। स्वागत है आपका भसीन साहब। बताएं सर आपके अपडेट्स और साथ ही फ्रेश पिक्स। तो अपडेट तो सर वही है, सेल आपका आज की डेट में सुबह जो दिया था वो आपका लॉन्ग है, और हमने जो पावर के शेयर किए हैं अभी भी हम सोचते हैं यू शुड बी बाइंग पावर। बोथ टाटा पावर, सीमेंस एंड कमिंस विल डू एक्सट्रीमली वेल। अब यहाँ पे एक मार्केट को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक सेल कॉल है, तो आप कहें तो मैं दूं, ये BTSTT है सर। जी सर, प्लीज बताइए। तो सेल वोल्टा सर 672 से 674, 685 का स्टॉप लॉस, 645 टू 650 का टारगेट, एक ही कॉल है सर। ओके, 645 650 के टारगेट के लिए वोल्टास में करें बिकवाली, ये है आपके लिए बिकवाली करने की राय। 672 675 की रेंज में थोड़ा ऊपर आए तो बेचें, 668 के आसपास फ्यूचर्स हैं। 672 675 की रेंज में शॉर्ट करना चाहिए आपको। 685 का स्टॉप लॉस होगा आपका, और 645 650 तक आने की तैयारी में नीचे वोल्टास की। आइए, सुमित जी भी तैयार है अपने सुपरहिट शेयर के साथ, तो सुमित जी के लिए बिगुल। बताएं सुमित जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे आया है और अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के अंदर तेजी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो स्टॉक रडार पे आया है वो है अदानी गैस, जिसका भाव चल रहा है 198-198-90 के आसपास। स्टॉक के अंदर खरीदारी करने की सलाह रहेगी। स्टॉक में जस्ट अब मोमेंटम डेवलप हो रहा है, बॉलिंगर बैंड का मिडल बैंड ब्रेक हुआ है, लास्ट 5 से 7 दिनों के हाई ब्रेक हुए हैं। तो ये स्टॉक यहां से एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम दिखाने को तैयार है। जिस तरह से अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के अंदर बाइंग देखने को मिल रहा है, ये स्टॉक इस हफ्ते में 210 रुपए से लेकर 215 रुपए तक का अपसाइड मूव दिखाना चाहिए। अदानी गैस में नीचे में जो सपोर्ट है 191 192 के आसपास है, तो नीचे में 191 192 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में टारगेट 210 रुपए का पहला, 215 रुपए का दूसरा। ये दो टारगेट्स को ध्यान में रख के स्टॉक के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। अदानी गैस यहाँ पर नजर रखिए, बढ़िया एक ब्रेकआउट आ रहा है, पूरे दिन फ्लैट रहने के बाद अब एक बढ़िया उछाल आया है। काफी सारे स्टॉक्स अच्छे कर रहे हैं, पर कुछ स्पेसेस हैं बाजार में आज जहां पर आप थोड़ी मुनाफा वसूली देख रहे हैं, बल्कि थोड़ी बिकवाली भी देख रहे हैं। और पूरा का पूरा जो एग्रोकेमिकल स्पेस है, यहां पर इस समय थोड़ा दबाव बन रहा है, स्पेशली बड़ी कंपनीज या वैसी कंपनीज जिनका इंटरनेशनल एक्सपोजर है। क्या है वजह इस दबाव की, चलिए जानते हैं। वरुण दुबे हमारे साथ तैयार है। वरुण, बताइए क्या है ट्रिगर जिसकी वजह से यहाँ पर हम प्रेशर देख रहे हैं? देखिए, दरअसल एग्रोकेमिकल स्पेस की बड़ी कंपनी बेयर कॉर्प ने ये एक प्रॉफिट वार्निंग दी है। इनका दरअसल कहना है कि पूरा जो एग्रोकेमिकल स्पेस है वहाँ पे थोड़ा बहुत सुस्ती देखने मिल रही है। इनफैक्ट यहाँ का जो व्यवसाय है उस पर काफ़ी हद तक दबाव देखने मिल रहा है। जो कैश फ्लो और ग्रोथ का अनुमान था, इन्होंने कहा है कि आगे चल के थोड़ा दबाव रह सकता है। पहले इन्होंने अनुमान लगाया था कि FY21 यानी कि 2021 में करीब 4% के आसपास की ग्रोथ होगी, लेकिन अब इन्होंने अपना जो अनुमान है उसको घटा दिया है। इनका कहना है कि अब जो ग्रोथ है वो काफ़ी हद तक फ्लैट रहने वाली है, क्योंकि इनके काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट्स है उसकी कीमतें घटती जा रही है। ज़्यादातर जो फसल है उसकी कीमतें घटी है, जो बायोफ्यूल है उसकी मांग में गिरावट हुई है, सोया से जुड़े उत्पाद जो है उसमें कंपटीशन बढ़ रहा है, तो वहाँ भी प्राइसिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। और इसके चलते एग्रोकेमिकल सेक्टर जो है उसके हालात में सुधार होने के लिए काफ़ी हद तक समय लगने वाला है। सिर्फ यही नहीं, कंपनी का ये भी कहना है कि इस कंपनी के पास जो एसेट्स है उसकी जो वैल्यूएशंस है उसको भी ये कम कर सकती है, यानी कि उनको भी ये डीवैल्यू कर सकती है। तो कोरोना का जो सीधा इम्पैक्ट है वो दरअसल एग्रोकेमिकल स्पेस पे देखने मिल रहा है, जहाँ काफ़ी हद तक प्राइसिंग प्रेशर देखा जा रहा है और ग्रोथ को लेके भी थोड़े अनुमान जो है वो कम किए जा रहे हैं। इसके लिए पूरा स्पेस जो है वो आज दबाव में है।
ओके, तो ये है आय बेयर क्रॉप की तरफ से जो प्रॉफिट वार्निंग आई है, उसके चलते हुए बाकी कंपनियों पर भी असर पड़ता हुआ आपको नजर आएगा। आइए लेकिन हम बात करते हैं नितिन जी से। निफ्टी पर निशाना लगाने के लिए तैयार है और निफ्टी पर नितिन जी की स्ट्रेटेजी पिछले कई दिनों से लगातार बार बार शानदार और सही और सटीक पड़ती हुई दिख रही है। आइए बिगुल के साथ करते हैं निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका का। बताएं नितिन जी। अनिल जी, यहाँ पे में प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस लग रहे हैं और खास तौर से बैंक निफ्टी में पहले हम स्ट्रेटजी ले लेते हैं। बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है कि मार्केट में बैंक निफ्टी करीब 22,200 की तरफ जा सकती है, यानी कम से कम 250-300 पॉइंट की करेक्शन बैंक निफ्टी में मिल सकती है। उसको देखते हुए हमें 22,500 की पुट लेनी चाहिए और 22,200 की पुट बेचनी चाहिए, यानी बेयर पुट स्प्रेड हो गई। ये 140 रुपए में बन रही है और मुझे लग रहा है इसका टारगेट 230-240 हो सकता है, यानी मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट मिल सकता है। और स्टॉप लॉस मैं 100 रुपए का रखूंगा, यानी 40 रुपए का नुकसान होने लग जाएगा तो एग्जिट कर जाएंगे। 22,500 की पुट लेनी है और 22,200 की पुट बेचनी है। आज जो निफ्टी में अनिल जी बढ़त दिख रही है, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ IT। बैंक निफ्टी से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो अगर हम थोड़ा सा एग्रेसिव आप हैं तो निफ्टी की पुट ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। ये कॉन्ट्रा ट्रेड है। 11,500 की पुट ऑप्शन 75 रुपीज पे है, ये ले सकते हैं निफ्टी में, इसको कैरी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 50 रुपए का, यानी 25 रुपए का मैं रिस्क ले रहा हूँ और टारगेट होगा 120 का। कल थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग मिलेगी, अगर नीचे में प्रॉफिट बुक करना है टारगेट एक, स्टॉप लॉस 50 रुपए का होगा। 11,500 की पुट ऑप्शन भी ले सकते हैं। ओके, एक बार फिर से दोहरा दें नितिन जी। 11,500 का निफ्टी पर पुट ऑप्शन लेना है, सिंपल। तो ये 11,500 वाला इसी हफ्ते की एक्सपायरी का 11,500 का पुट ऑप्शन निफ्टी का खरीदना है और खाली एक ही पुट लेना है सामने, और क्या हेजिंग कैसे करनी है और कुछ स्प्रेड बनाना है? नहीं अनिल जी, निफ्टी की हम 11,500 की नेकेड पुट ले रहे हैं, कॉन्ट्रा ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि 11,600 का बहुत बड़ा रेसिस्टेंस पिछले महीने रहा है और आज 11,580 से मार्केट रिटर्न हो रही है। तो मुझे लग रहा है एक बार 60-70 पॉइंट की करेक्शन मिलनी चाहिए निफ्टी में, प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। तो 11,500 की हम पुट ऑप्शन नेकेड लेंगे, 76 रुपीज में मिल रही है अभी। स्टॉप लॉस बट इसमें 50 रुपए का एकदम स्ट्रिक्ट रखना है, 50 रुपीज का स्टॉप लॉस, 120 का टारगेट होगा। और बैंक निफ्टी में अनिल जी मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, 22,500 की हम पुट ऑप्शन लेंगे और 22,200 की पुट ऑप्शन बेचेंगे। बियर पुट स्प्रेड बना रहे हैं, 140 के कॉस्ट में बन रही है मेरी, 240 का टारगेट होगा, 100 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। ओके, और बैंक निफ्टी में 120, माफ कीजिए, निफ्टी में 11,500 के पुट पर 120 का रखना है टारगेट, स्टॉप लॉस होगा 50 का और एंट्री करनी है 75 के आसपास, राइट नितिन जी? चलिए, इंटरेस्टिंग है नितिन जी। आज बड़े दिनों बाद पहली बार नितिन जी एकदम शॉर्ट कॉल की तरफ आते हुए दिखे। आशु जी, अभी तक तो थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा था कि मुंबई वाले लोग ही आपको चुनौती देकर थोड़ा सा आपकी बादशाहत को हिलाने के चक्कर में लगे हुए, आपकी सल्तनत को ढहाने में लगे हुए हैं। बीच में एक दो बार आपने देखा, आपसे पहले ही सुमित जी मंदी में आ गए कर। अभी तो देखो आपके खुद के दिल्ली वाले, देखो नितिन जी को निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पे पुट ऑप्शन दे दिया। बोलिए अब। नहीं नितिन जी, अनिल जी मैं बिल्कुल, अभी मैंने आपको मैसेज किया कि ऐसा ही टाइम होता है अनिल जी। एक तो 11,500-600 का स्लैब, और दूसरी चीज अनिल जी, डाउ फ्यूचर आपको ऊपर दिख रहे हैं, मार्केट आपको ऊपर बंद हो रही है। नॉर्मल ट्रेड जो होता है ना, एक वो BTST वाला होता है, तो उसमें ये जो कॉन्ट्रा ट्रेड लेना अनिल जी, डेफिनेटली यही ट्रेड है, यही मैं इसी चीज को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। अनिल जी, मैं अभी सेठी जी चले गए, नहीं तो उनको एक चीज कहना चाहता था कि हमारे पास इतने बड़े बड़े, हमारे पैनल पे इतने बड़े बड़े दिग्गज एनालिस्ट हैं, तो आउटसोर्स ही कर लें, मतलब आउट ऑफ फ्रेंडशिप, क्या उनको इतना टाइम डिवोट करने की जरूरत है? मैं तो अनिल जी बिल्कुल आउटसोर्स कर लेता हूँ, और कुछ भी अगर शक शुबा होता है तो मैं कुणाल जी को मैसेज करके अपना व्यू स्ट्रेंथन कर लेता हूँ। हाँ, वो बात अलग है, कभी कभी मुझे बिल्कुल रिवर्स ट्रेड भी करना पड़ता है, तो वो एक अलग अपनी डेटा स्टडी है। बट इतनी अच्छी आउटसोर्सिंग है जी, हमारे पैनल पे इतने बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, तो हमने तो आउटसोर्स विंडो यूज कर रखी है। ओके, बिल्कुल। तो चलिए, अच्छी बात है। तो ये है आपके लिए राय निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। आइए बिल्कुल बैक टू बैक दो है, पहले वागले साहब के लिए वागले का वंडर, और उसके बाद सचिन जी से लेंगे उनकी BTST पिक्स भी। तो वागले साहब के लिए बिल्कुल।
बताएं वागले साहब। अनिल जी, ये मेरा BTST है मैरिको, जिसमें बाय करके चले, अभी 376 के पार चला गया। मैंने 375 374 ये रेंज दी है। थोड़ा सा 1 आध रुपये नीचे आएगा तो बेटर होगा, नहीं तो यहाँ पे भी ले सकते हैं। मुझे एक 8 से 9 रुपए की अप मूव दिखाई देती है कल तक। 385 का मेरा टारगेट होगा। 371 ब्रेक करता है तो आपको निकलना है, स्टॉप लॉस होगा। ओके, 371 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें मेरिको में। 385 385 का टारगेट, 371 का स्टॉप लॉस, ये है राय आपके लिए। आइए अगला बिल्कुल सचिन जी के लिए BTST। बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पर भारत फोर्ज मेरे रेडार पे आया है एंड जिस तरीके से इसका डेटा बन रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक फ्लोर बनने की कोशिश हो रही है। अराउंड 450 के आसपास का जो स्विंग बना है, बट जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर मूव आपको एक बुल कॉल स्प्रेड द्वारा पार्टिसिपेट करनी चाहिए, क्योंकि जिस जो यूटर्न मिला है काउंटर में, मुझे लग रहा है यहाँ से अगर एक सीक्वेंस बन जाती है तो लगभग अराउंड 500-520 तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड होनी चाहिए इस पर्टिकुलर एक्सपायरी में ही। सो जिस तरीके से इसके बाउंस प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक बुल कॉल स्प्रेड डिप्लॉय करना है, जहाँ पर आपको 460 का कॉल ऑप्शन खरीदना है और उसके अगेंस्ट 500 का एक कॉल ऑप्शन बेचना है। लगभग ये पर्टिकुलर स्प्रेड आपको 15 रुपए के आसपास पड़ रहा है। स्टॉप लॉस स्प्रेड के लिए लगाना चाहिए आपको 9 रुपए के आसपास, तो आपकी रिस्क ऑलमोस्ट 6 रुपए की हो जाती है। जिस तरीके से ये सेटअप है, मुझे लग रहा है अराउंड 30-32 तक होना चाहिए, तो डबल होना चाहिए यहाँ से स्प्रेड। सो जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है काफी पेसिमिज्म में रहा था काउंटर, एंड जिस तरीके से पिछले 4-5 दिनों की एक्शन है, मुझे लग रहा है एक अच्छी अपमूव के लिए तैयार होता है। एंड ये पर्टिकुलर अपमूव मुझे लग रहा है थ्रू आउट दिस सीरीज रहनी चाहिए, तो डिप्लॉय करना चाहिए बुल कॉल स्प्रेड भारत फोर्ज में। नजर रखिए भारत फौज पर। आज सुबह हमने अच्छी खबर भी आती हुई देखी थी इस काउंटर के लिए, जहां पर हमने देखा था कि नॉर्थ अमेरिका के क्लास 8 ट्रक ऑर्डर्स में एक बढ़िया उछाल आया है। जय ठक्कर भी सुबह ऑप्शंस के जरिए यहां पर आपको स्ट्रैटेजी देके गए थे, और सब सचिन जी भी आपको रेकमेंड कर रहे हैं कि एक बुल कॉल स्प्रेड बनाइए भारत फौज पर। तो यह है एक स्टॉक जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। कुछ और स्टॉक्स जहां पर अच्छी मूव आ रही है, अभी थोड़ी देर पहले हम सीमेंस की बात कर रहे थे, कमिंस इंडिया में भी एक अच्छी खरीदारी आई है। और किरण जी, आज दोपहर को एक बड़ा स्पाइक आया था कमिंस में, उसके बाद ऊपरी स्तरों पर ही स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, पर जिस तरह से सीमेंस में एक्शन आ रहा है, थोड़े और कैपिटल गुड्स काउंटर भी मूवमेंट दिखा रहे हैं, क्या कमिंस पर भी अच्छी तेजी बनती हुई दिख सकती है? बिल्कुल, चार्ट पैटर्न स्ट्रांग है, एक अच्छा बेस 440 के आसपास हो चुका है, और मेरा मानना है कि अभी मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगभग 442 के आसपास का रखना चाहिए, और टारगेट्स के लिए पोजिशनली 480 490 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। 480 490 के लेवल्स के लिए कमेंट्स पर नजर रखें। मैरिको पर आपने मूवमेंट आते हुए देखा है। एचयूएल भी आज पार्टिसिपेट कर रहा है, हालांकि कोई बड़ा उछाल नहीं है एचयूएल में, पर फिर भी 2100 के स्तर के ऊपर आया है एचयूएल और अब होल्ड कर रहा है। सुमित जी, कोई अहमियत जहां तक एचयूएल के पार्टिसिपेशन का सवाल है, एफएमसीजी में थोड़ा रोटेशन चल रहा है, क्या एचयूएल पर अब ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखेगी? बिल्कुल, आपने सही कहा। एफएमसीजी, आईटी और अब फार्मा, ये तीनों सेक्टर्स पे आज एक अच्छा अपमूव देखने को मिल रहा है, और अभी सेकेंड हाफ में एफएमसीजी स्टॉक्स एक एक करके तेजी में आ रहे हैं। तो एचयूएल का जहां तक सवाल है, स्टॉक का 200 डीएमए लेवल्स है 2130 रुपया, 2130 का 200 डीएमए लेवल्स है। एक बार 2130 कन्विंसिंगली एचयूएल ऊपर में ब्रेक करेगा स्पॉट लेवल्स पे, तो उसके बाद मोमेंटम बढ़ेगा, और फिर 2180 2180 से 2200 तक का मूव एचयूएल में देखने को मिल सकता है। तो एचयूएल में जिन्होंने भी पोजीशंस बना के रखी है, वो अपनी पोजीशंस को बिल्कुल होल्ड करें और यहां से फ्रेश खरीदारी करें, जिसमें 2130 का लेवल टूटने के बाद 2200 तक के लेवल जल्दी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो एचयूएल पर नजर रखिए। डाबर पर भी अच्छी मूव आ रही है, मैरिको में खरीदारी हो रही है, गोदरेज कंज्यूमर भी अच्छा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एफएमसीजी का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। तो जो डिफेंसिव स्पेस है वहां पर आप एक्शन बढ़ते हुए देख रहे हैं, हालांकि बैंक्स भी आपको अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। एस्कॉर्ट्स, यहां पर एक बड़ा ब्रेकडाउन आया वागले साहब, और 4-4.5% की गिरावट है। वायदा कारोबार का टॉप लूजर है। 1230 के लेवल्स पर एस्कॉर्ट को सपोर्ट आते हुए दिखता है सर, या यहां से और गिरावट है?
दीपांशु, सपोर्ट तो आते हुए दिखता है, 1220 का वो लेवल है मेरे लिए। अगर 1220 टूटेगा और उसके नीचे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा तो मैं कहूँगा 1180 तक जा सकता है, बट यहाँ पर मैं बेचूंगा नहीं, मैं वेट करूँगा। बाइंग के लिए क्लियर संकेत आएंगे तो हम बाय देंगे, लेकिन यहाँ पर बेचना तो नहीं चाहिए। ओके, यहाँ पर बेचना नहीं है, पर नजर रखिए एस्कॉर्ट्स पर। आप यहाँ पर काफी कमजोरी आज आते हुए देख रहे हैं। पर एक स्टॉक जहाँ पर अच्छी तेजी रही है, आज थोड़ा कंसोलिडेट जरूर कर रहा है, पर अगर आप पिछले 6 महीने के मूव देखें तो लगभग 3 गुना बल्कि उससे ज्यादा गेन्स आ चुकी हैं। एडवांस्ड एंजाइम्स पिछले महीने की भी अगर बात करें तो यहाँ पर लगभग 50% की तेजी आई है। क्या है वजह जिसकी वजह से इतना एक्शन बन रहा है एडवांस्ड एंजाइम्स में? आशीष चतुर्वेदी के साथ जानते हैं। आशीष, बताइए क्या बन रहे हैं इस स्टॉक के लिए ट्रिगर्स? दीपांशु, काफी ज्यादा बजिंग है स्टॉक। जैसा कि आपने बताया कि एक महीने में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 41% का रिटर्न देखने को मिला। इस साल भी बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिए स्टॉक ने, और तेजी के जो कुछ कारण है हमने पता लगाने की कोशिश की। मोतीलाल ओसवाल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां पर अगर आप देखें तो मैनेजमेंट की तरफ से बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्री आती हुई देखिए। इन्होंने कहा कि अगले 5 साल में अगर आप देखें तो जो आय है इसे दुगना करने का लक्ष्य है, और लंबी अवधि में जो मार्जिन के लिए लक्ष्य रखा है वो भी काफी ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहा है। 42 से 48% के जो मार्जिन है वो मैनेजमेंट जो है टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। 24 सितंबर को नालंदा इंडिया ने भी अगर आप देखें तो करीब 3.75% की हिस्सेदारी खरीदी थी, और प्रमोटर का भी जो हिस्सा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 265 के भाव पर प्रमोटर्स ने भी कुछ स्टॉक खरीदे हैं। इसका भी एक असर देखने को मिला। अभी तक तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन अगर आप आउटलुक देखें तो वो भी काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका भारत में अगर आप देखें जहां पर कंपनी का मुख्य कारोबार है वहां पर हेल्थ केयर को लेकर जो स्पेंडिंग है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और कंपनी जो है एनिमल फीड सेगमेंट में जो विस्तार कर रही है इसको भी बाजार काफी अच्छी तरीके से बहुत बुलिश मान रहा है। प्रोबायोटिक्स और एंजाइम्स यहाँ पर भी जो मांग है लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, लैटिन अमेरिका है, यहाँ पर जो कंपनी ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मजबूत किया है, जिसके चलते ऐसा माना जा रहा है कि स्टॉक ने अभी तक तो बढ़िया रिटर्न दिए, ऐसा हो सकता है कि आगे जाकर भी यहाँ पर अच्छे रिटर्न देखने को मिले। बिल्कुल, तो आगे जाकर भी यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। सुमित जी, काफी बढ़िया मूवमेंट रहा है स्टॉक में, आज थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, ये खरीदारी का मौका है या थोड़ा वेट करना चाहिए, और अगले लेवल्स क्या रहेंगे एडवांस्ड एंजाइम्स के लिए? देखिए, एग्जिस्टिंग पोजीशंस तो बिल्कुल होल्ड करके चला जा सकता है, क्योंकि स्टॉक ने बहुत बढ़िया तेजी दिखाई है और बहुत बढ़िया मोमेंटम बिल्डअप हुआ है स्टॉक के अंदर। लास्ट 5 दिनों का ट्रेडिंग सेशन का अगर बात करें तो स्टॉक नीचे से ऑलमोस्ट 100 रुपए की तेजी दिखा चुका है। तो फ्रेश बाइंग में थोड़ा सा डिफिकल्टी है यहाँ पे, एक बार थोड़ा सा स्टॉक को कंसोलिडेट होना और थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखना जरूरी है। तो स्टॉक को एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड करके चला जा सकता है, जिसमें 305 310 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है, और फ्रेश बाइंग स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगी। एक बार 344 345 का लेवल ब्रेक कर देगा, ये लेवल ऊपर में ब्रेक होंगे तो 370 से 380 तक का मूव देखने को मिल सकता है। तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रखें, और कोई भी छोटा सा डिप अगर आता है तो उसमें फिर फ्रेश खरीदारी के मौके ढूंढें। ओके, एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड करिए, डिप आएगा तो खरीदारी यहां पर आप करके चल सकते हैं। बैंक्स में भी बढ़िया एक्शन हमने देखा है, हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा कूल ऑफ जरूर हुए हैं, पर यहां पर काफी खबरें हैं। आज मॉरिटेरियम मामले में फिर से सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई थी। ओवर द वीकेंड गवर्नमेंट ने भी एक एफिडेविट डाला है। तो क्या है सारे डेवलपमेंट्स बैंक्स को लेकर, स्पेशली जो मॉरिटेरियम मामला है, जानते हैं पूजा त्रिपाठी के साथ। बताएं पूजा। जी, मॉरेटोरियम मामले में जो आज सुनवाई होनी थी वो अब 13 अक्टूबर तक के लिए टल गई है, और यहाँ पर जो डिटेल्स निकल कर आई पहले वो हम आपको बता देते हैं। सरकार वित्त मंत्रालय की तरफ से राहत मिली है सभी ग्राहकों को कि 2 करोड़ तक के लोन के ब्याज पर जो ब्याज में छूट मिलेगी। एमएसएमई लोन, एजुकेशन, हाउसिंग, कंज्यूमर, ऑटो लोन पर राहत दी जाएगी, और पिछले 6 माह में जो भी मॉरेटोरियम के तहत ब्याज पर जो ब्याज लगने वाले थे उस पर ये छूट मिलेगी। अभी इस पर और विचार किया जाएगा। 12 अक्टूबर तक सभी पक्षों को अपने जो विचार हैं वो सौंपने होंगे यहाँ पर, और 13 अक्टूबर को वापस से इस पर सुनवाई होगी। लेकिन जो ब्रोकरेज हाउस के कमेंट्स आ रहे हैं इस स्टेप को लेकर, वो भी हम आपको बता देते हैं। उनका कहना है, जो कुछ रिपोर्ट्स में, सिटी की रिपोर्ट में निकल कर आ रहे हैं, उनका कहना है कि सभी कर्जदारों को ब्याज पर छूट देना फिलहाल संभव नहीं है। बड़े कर्जदारों को बैंक ऑलरेडी दे चुकी है। अब जो रिटेल में देने की बात भी की जा रही है वो देने से भी कुछ फायदा नहीं होगा, बल्कि क्रेडिट सेंटिमेंट में और ज्यादा हम देखेंगे कि दबाव ही देखने को मिलेगा। क्योंकि हमने पीछे के कुछ डेटा देखे, उसमें धीरे धीरे यही करके निकल के आ रहा है कि एक तो मॉरेटोरियम बुक भी कम हो रही है, रिटेल बुक स्टेबल है। अगर हाउसिंग को, एमएसएमईज को आप फायदा देते भी हैं तो वहां पर ऑलरेडी सिचुएशन में सुधार हो रहा है,
और डिमांड भी कहीं ना कहीं लौट रही है, तो उनको ब्याज पर ब्याज छूट देने से भी कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पर थोड़ी क्लैरिटी की जरूरत पड़ेगी कि किस तरह के यहाँ पर बोरोवर्स को छूट दी जाती है। लेकिन ब्रोकरेज हाउस का यही मानना है कि फिलहाल सभी कर्जदारों को ब्याज पर ब्याज छूट देना संभव नहीं है और क्रेडिट सेंटिमेंट इससे वीक हो सकता है। कुछ क्लैरिटी यहाँ पर लाना जरूरी है। और हमने पिछले कुछ समय का यहाँ पर डेटा भी जो निकाला है, मॉरेटोरियम के बुक्स में भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। अगर एसबीआई की बात करेंगे तो पहले 23% था ये, अब वो घटकर केवल 9.5%। कोटक महिंद्रा, जितने भी बड़े बैंक हैं, सबके मॉरेटोरियम बुक में यहाँ पर कमी देखने को मिली है। तो ये क्लैरिटी की जरूरत है कि किस तरह के बोरोवर्स को यहाँ पर राहत देनी फिलहाल जरूरी है। ओके, तो ये है तमाम बैंक्स के लिए जो ब्रोकरेजेस की राय आती दिख रही है मॉरेटोरियम को लेकर, किस बैंक की कितनी मॉरेटोरियम बुक है। और आई बैन से बेनिफिट में आपको अलग से लिंक नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बैन से बेनिफिट में सिर्फ वेदांता बैन में है और वो बैन में बना रहेगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन आशीष चतुर्वेदी ने दी है, तो मैं आपके सामने रख दूं। बैन में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं, लेकिन बदलाव है ऑप्शंस में या फिर कोई नया ऑप्शन है जरूर, और वो बताएंगे जय ठक्कर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, कैश का ऑप्शन। बताएं जय। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। अनिल जी, मॉर्निंग का 11,550 के कॉल ऑप्शन में तो हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, और अब मैं जो देने जा रहा हूँ वो है 11,500 का मैं कहूँगा एट द मनी स्ट्राइक ऑप्शन जो है वो बाय करेंगे। मॉर्निंग में भी हमने 550 कॉल एट द मनी था, वो 540 तक ट्रेड कर रहा था, तब 550 दिया था। अभी 504 चल रहा है और 11,500 का हम कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। करीब 85 के आसपास अनिल जी ये ट्रेड कर रहा है, तो इसको लेकर चलना है। यहाँ पर हम स्टॉप लॉस नीचे में मेंटेन करेंगे 53 का, 85 पे ट्रेड कर रहा है, 53 का स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। ऊपर में जो पहला टारगेट इसका बनकर आ रहा है वो है 114 का, और दूसरा टारगेट बनकर आ रहा है वो है 127, 114, 127। ये दो टारगेट्स के लिए 11,500 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलेंगे। एज ऑफ नाउ अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव अनिल जी। और एक और चीज जो देखने मिली कि 11,500 के पुट ऑप्शन में काफी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये 11,500 ही एक डिसाइडिंग पॉइंट है। और अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में भी अगर ये होल्ड कर गया, आज तो होल्ड कर रहा है और कहीं ना कहीं उसके आसपास ही अगर कल भी होल्ड कर गया तो हमें फिर से 11,550, 570 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे। ओके, तो 11,500 का कॉल ऑप्शन खरीदिए 85 रुपए के आसपास, 53 का स्टॉप लॉस, ये 114, 127 के टारगेट के लिए। तो जय खाली निफ्टी का है या बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में भी? स्टॉक्स में भी है अनिल जी मेरे पास। ओके, तो जय का जैकपॉट बिगुल। बताएं जय। अनिल जी, आज दिन तो डेफिनेटली आईटी और फार्मा का है ही, मेटल्स का भी है, और मेटल्स तो हमने अच्छी तरह से कवर किया, बट आईटी एंड फार्मा डेफिनेटली बहुत ही अच्छा। फार्मा में लेटली एक अच्छा मूव आया और आईटी में तो सुबह से ही हमें देखने मिल रहा है। तो इन्फोसिस का अनिल जी 1060 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलने की मेरी सलाह है, जो करीब अभी 33 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसको लेकर चलना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से ये स्टॉक में भी एक ब्रेकआउट देखने मिला है, ऊपर में हमें लगभग 41 से लेके 46 तक के टारगेट्स देखने मिलेंगे। 1060 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन इन्फोसिस का। इसमें स्टॉप लॉस अनिल जी मेंटेन करना है नीचे में 29.5 का, छोटा सा एक स्टॉप लॉस है, 33 पे बाय करेंगे, 29.5 का स्टॉप लॉस, और ऊपर में 41 से लेके 47 तक के टारगेट्स हमें इन्फोसिस में देखने मिल सकते हैं। करीब करीब एक स्टॉक 1100 के पार निकल जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है कल के ट्रेडिंग सेशन में। ओके, नज़र रखिए जहाँ तक इन्फोसिस का सवाल है, पर एडवांस एंजाइम्स पर भी नज़र रखिए, क्योंकि थोड़ी देर पहले हम आपको यहाँ पर हमारी खास रिसर्च बता रहे थे कंपनी के ट्रिगर्स के लिए, और उसके बाद देखिए स्टॉक पर भी आपने ज़बरदस्त उछाल आते हुए देखा है। उस समय स्टॉक तकरीबन 1% नीचे था, अब 2.5% ऊपर है। तो जी बिजनेस की रिसर्च का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं, स्टॉक में एक बड़ा स्पाइक आया है एडवांस्ड एंजाइम्स। तो सुमित जी ने कहा भी था कि डिप का फ़ायदा उठाइए और खरीदारी करिए। आइए सुमित जी के पास ही चलते हैं और अब उनकी अगली सुपरहिट कॉल ले लेते हैं। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है, ऑप्शंस के जरिए भी इसके अंदर ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉक का नाम है आईओसी। आईओसी एक ओवरसोल्ड लेवल से बाउंस बैक के संकेत दिखा रहा है।
आईओसी 75, 75, 50 का अभी भाव चल रहा है। आईओसी के अंदर 76 वाला कॉल, 76 वाला कॉल अभी ट्रेड कर रहा है ₹2.70, ₹2.80। आईओसी में 76 वाला कॉल अभी लेने का सलाह रहेगा। आईओसी पिछले 10 से 15 दिनों के फॉल के बाद और एक कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड के बाद अब यहां पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा बाउंस देने को तैयार है। आईओसी में यहां से ऊपर में मेरे को लगता है कि स्टॉक 80 रुपए से लेके 82 रुपए तक का मूव दिखा सकता है। सीएमपी से 5 से 10% का अपसाइड मूव आईओसी में देखने को मिलना चाहिए। चार्ट्स के ऊपर ये अर्ली इंडिकेशन है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते में आईओसी में अच्छा मूव देखने को मिलेगा। नीचे में 73-74 पे अच्छे खासे सपोर्ट लेवल्स है, तो छोटे से स्टॉप लॉस से अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से कॉल बन रहा है। 76 का कॉल अभी सीएमपी पे लेने का सलाह रहेगा। स्टॉप लॉस छोटा सा लगा है ₹2 का, जो कि करीब करीब 70 से 80 पैसा नीचे का हुआ, और ऊपर में टारगेट बनेंगे 5 से 6 रुपए के। बाय आईओसी 76 कॉल एट सीएमपी, स्टॉप लॉस ₹2, टारगेट 5 से 6 रुपया ऊपर में इसी हफ्ते में देखने को मिलनी चाहिए। ओके, ये है आपके लिए आईओसी पर खरीदारी की राय ऑप्शंस के जरिए। सुमित जी, आपका एक और स्टॉक जो आपने पहले रेकमेंड किया था और लगातार एक शानदार मूव दिखा रहा है, हिम्मत सिंगा, हम इस पर लगातार अच्छी मूव देख रहे हैं और आप पिछले हफ्ते से इस स्टॉक के बारे में बार बार बात भी कर रहे हैं। आज भी यहाँ पर एक जबरदस्त उछाल आते हुए दिखा है, कोई फ्रेश कॉल अब? बहुत बहुत शुक्रिया दीपांशु स्टॉक का रिमाइंड कराने के लिए। सुबह भी मैंने देखा था स्टॉक 13% ऊपर था, और मैं जस्ट अभी देख रहा हूं 20% का सर्किट लग चुका है। गुरुवार के दिन हमने ये स्टॉक आपके साथ दोपहर में ये ट्रेड लिया था, सुबह ट्रेड लिया था 97 के आसपास। हिम्मत सिंगा सीड हमने गुरुवार को 97 के आसपास बाय का व्यू दिया था, और स्टॉक उस दिन भी 20% का सर्किट मारा और आज भी 20% का सर्किट मारा है। बहुत बढ़िया और क्लास मूव देखने को मिला है। जिन्होंने भी जी बिजनेस को सुना होगा और ट्रेड लिया होगा, 101% इसमें बहुत बढ़िया पैसा बनाया होगा। अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करने का समय है। स्टॉक के अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं, 120 रुपए के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड करें, क्योंकि आज सर्किट पे बंद दे रहा है तो कल ये और ऊपर खुलना चाहिए। 130 का जो ये लेवल है, यहां से जो ऊपर के नेक्स्ट टारगेट बनेंगे 145 रुपए तक के बनते हैं। तो बहुत बढ़िया और क्लास मूव है। जिन्होंने भी पैसा कमाया उन सबको बहुत बहुत बधाई हो। बिल्कुल, तो सुपर हिट रही सुमित जी की हिम्मत सिंगा की कॉल, और जब से सुमित जी ने रेकमेंड किया है 35% की तेजी आपने स्टॉक पर देख ली है, तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब जरूर मेंटेन करिए, 20% के अपर सर्किट पर है। पर आइए बिगुल बजाते हैं अनिल जी के लिए 3 पीस की स्ट्रैटेजी का। अनिल जी, ग्लोबल क्यूज तो मजबूत हैं, डाउ फ्यूचर्स में थोड़ी और खरीदारी आई है, 250 अंकों की आपको तेजी दिख रही है डाउ फ्यूचर्स में। नैस्डैक फ्यूचर्स भी अब ऑलमोस्ट 1% ऊपर है, तो थोड़ी खरीदारी यूएस फ्यूचर्स में आ रही है। और यूरोप के बाजार तेजी के साथ ही खुले थे और गेन्स होल्ड कर रहे हैं, आधे से लगभग 1% की तेजी यूरोप के बाजारों में भी, और हमारी मार्केट्स भी गेन्स होल्ड कर रही हैं। 11,500 पर निफ्टी है, 22,375 पर बैंक निफ्टी है। क्या करना चाहिए सर? देखिए दीप, पहली चीज तो ये कि तेजी की पोजीशन होल्ड करने में कोई हर्ज नहीं, और कोई किसी भी लिहाज से हमारी क्लोजिंग खराब नहीं हो रही। 11,500 के आसपास या इसके ऊपर निफ्टी का बंद होना अपने आप में मजबूती का संकेत है। बैंक निफ्टी 125 अंक ऊपर 22,300 के ऊपर बंद होता दिख रहा है, ये भी अच्छा संकेत है। तो क्लोजिंग मजबूत है। सिंपल बात ये है कि देखिए हमारा विक्स, देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था विक्स 7 से 8% बढ़ा हुआ है वॉलेटिलिटी इंडेक्स, तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ने के आसार हैं। तो जिन लोगों को रिस्क कम रखनी है वो चाहे तो प्रॉफिट बुक करके फिर कल इंतजार करें। 8% विक्स बढ़ा हुआ थोड़ा सा कम कंफर्टेबल होने के संकेत दे रहा है, लेकिन जिनकी नीचे की तेजी की पोजीशन है वो आराम से होल्ड भी कर सकते हैं। 11,400 11,450 मजबूत सपोर्ट है निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर 22,050 से 22,200 की रेंज में मजबूत सपोर्ट है, तो ऐसे डरने घबराने की जरूरत तो है नहीं। जो लोग फ्रेश ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए 11,500 का कॉल ऑप्शन लेकर 11,600 का कॉल ऑप्शन बेचने की राय होगी, अगर निफ्टी पर आप ट्रेड लेकर जाना चाहते हैं। और बैंक निफ्टी पर 22,500 का कॉल ऑप्शन लेकर 22,800 का कॉल ऑप्शन बेचने की राय होगी। तो एक बार फिर से नोट कर लें, 11,500 का कॉल ऑप्शन लेकर 11,600 का बेच दें, 22,500 का लेकर 22,800 का बेच दें। ये ट्रेड आप कल के लिए कैरी कर सकते हैं अगर आप चाहते तो, और नहीं तो फिर कल आकर सुबह देख लें, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर नीचे की आपकी तेजी की पोजीशन है तो उसे कैरी करें होल्ड डेफिनेटली, और चाहें तो ऊपर का एक कॉल ऑप्शन बेच दें ताकि आपके लिए थोड़ी सी हेजिंग हो जाए और प्रीमियम आपको मिल जाए, तो वो भी एक ट्रेड बन सकता है। लेकिन तेजी की पोजीशन रखने में कहीं कोई फिलहाल तो दिक्कत नजर नहीं आ रही। जी दीप। ओके, तेजी की पोजीशन कैरी करने में कोई दिक्कत नहीं है, स्पेशली अगर आपका अच्छा मुनाफा है। ट्रेल करिए स्टॉप लॉस एक, अगर आप चाहें
तो बुल स्प्रेड्स के जरिए आप हेज भी कर सकते हैं वो दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी पर। ये है आपके लिए सलाह जहाँ तक सवाल है इस समय मार्केट्स पर 11,500 पर निफ्टी होल्ड कर रहा है, तो ये स्टॉक्स आपको ज़बरदस्त तेज़ी इस समय दिखा रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स जो ज़बरदस्त एक्शन दिखा रहे हैं, और हिम्मत सिंह का सीट सुमित जी ने भी रेकमेंड किया है और सचित जी ने भी रिमाइंड कराया कि एसपीएल मिड कैप्स में सचित जी ने भी 85 के लेवल्स पर यहाँ पर आपको रिकमेंडेशन दी थी, तो उनके रिकमेंडेड प्राइस से भी 40% से ज़्यादा की तेज़ी ये स्टॉक दिखा चुका है। तो एक सुपर हिट विनर रहा है जी बिजनेस एनालिस्ट का जहाँ तक हिम्मत सिंह का सीट का सवाल है, और आपने अगर ट्रेड किया है यहाँ पर तो आपको बढ़िया मुनाफा मिला होगा। पर कुछ और स्टॉक्स जो क्लोजिंग की तरफ आपको और अच्छी तेजी दिखा रहे हैं, भारत फोर्ज पर फ्रेश खरीदारी आ रही है, औरोबिंदो में अच्छा एक्शन है, हिंडाल्को सेल आपको अच्छी मूव दिखा रहे हैं, गोदरेज कंज्यूमर यहाँ पर भी हम सुबह से बढ़िया एक्शन देख रहे हैं, और कुणाल जी सुबह से 750 के लेवल्स के ऊपर होल्ड कर रहा है, फ्रेश डेज हाई पर गोदरेज कंज्यूमर भी आए हैं। यहाँ पर कोई बीटीएसटी ट्रेड बनेगा? देखिए चार्ट बहुत मजबूत है और एक बड़ा ब्रेकआउट आया था 2 सत्र पहले, और उसके बाद से स्टॉक लगातार एक तरफा बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए। कई सारे एफएमसीजी स्टॉक्स भी ऐसे हैं दीपांशु जिनमें बड़ी अच्छी तेजी बन रही है। इसमें एक एग्जांपल है डाबर का और दूसरा गोदरेज सीपी है। मुझे लगता है दोनों काउंटर्स बहुत मजबूत है, जिनके पास भी निवेश है बिल्कुल बने रहें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें 743 रुपए के आसपास, होल्ड करने की राय। ओके, नज़र रखिए जहाँ तक गोदरेज कंज्यूमर का सवाल है। कुछ और स्टॉक्स जो बढ़िया मूव दिखा रहे हैं क्लोजिंग पर आते हुए, सचिन जी अपोलो हॉस्पिटल्स पर एक फ्रेश मूव आई है, थोड़ी देर पहले खरीदारी हो रही है, 2130 के लेवल्स पर आया है, ट्रेडर्स फेवरेट तो वैसे ही है स्टॉक। अपोलो हॉस्पिटल्स पर कोई ट्रेड बनता है क्लोजिंग से पहले? देखिए अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस से थोड़ा सा दूर चला गया है काउंटर, बट जिस तरीके से इसने एक सीक्वेंस बना के रखी है, मुझे लग रहा है अगर किसी को फ्रेश ट्रेड यहाँ पर लेना है तो डेफिनेटली उसे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए अराउंड 2080 का ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। एंड जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है एक बड़ी मूव के लिए ही पोजीशन रखनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर के जो रेजिस्टेंस या फिर एक नया जोन जो है एक पर्टिकुलर पैटर्न के हिसाब से वो लगभग अराउंड 2260 के आसपास का ही आ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है अगर पोर्टफोलियो में लेना है तो करेक्शन पे लेना चाहिए, बट अगर आपकी ट्रेडिंग की पोजीशन है तो 2260 एक फाइनल टर्मिनल जोन होगा, बट स्टॉप लॉस आपको काफी स्ट्रिक्टली लगाना चाहिए 2080 का ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ओके, नजर रखिए जहां तक अपोलो हॉस्पिटल्स का सवाल है। सुमित जी आपका एक ट्रेडिंग फेवरेट डिवीज लैब, यहाँ पर थोड़ी देर पहले एक ब्रेकआउट आया है, 3150 के लेवल्स पर है, 2-2.5% ऊपर, यहाँ पर कोई ट्रेड करें लॉन्ग पोजीशंस स्टॉक के अंदर? कल अगर 3150 का लेवल टूटता है तो ये स्टॉक यहां से और तेजी दिखाएगा। लास्ट 5 से 7 दिनों में स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, जिसके अंदर डिवीज लैब में ऊपर में जो रेसिस देखने को मिला है 3140 3150 का देखने को मिला है, और नीचे में सपोर्ट 3050 से 3070 के आसपास देखने को मिला है। तो कल अगर 3150 टूटा तो डिवीज लैब बहुत बढ़िया तेजी का मूव दिखाएगा, फिर 100 से 150 रुपए का मूव डिवीज लैब में देखने को मिलेगा। तो लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। बिल्कुल, डिवीज लैब पर नजर रखिए। किरण जी आज सुबह से मेटल्स एक्शन में रहे हैं और अब जेएसडब्ल्यू स्टील भी एक्शन में आते हुए दिख रहा है, डेज हाई की तरफ क्लोजिंग के संकेत दे रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील पर कोई पोजीशन कैरी करना चाहेंगे? रेजिस्टेंस है, पिछले कई टॉप्स 293 294 के है, तो मेरा मानना है कि वो एक लेवल क्रॉस कर देगा तभी एक इसमें एक अच्छी मूव देखने को मिलेगी। आज दिन भर एक बहुत अच्छा रुझान इस स्टॉक में देखने को मिला, पर मेरा ब्रेकआउट लेवल 294 का रहेगा। अगर कल के सत्र में 294 निकल जाता है तो 300 और 306 ये दो टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करनी चाहिए। ओके, 300-306 के लिए लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करिए, पर जेएसडब्ल्यू स्टील भी एक शानदार मूव इस स्टॉक ने भी आज आपको आती हुई दिखाई है। कुछ और स्टॉक्स जहां पर बढ़िया मूव आपने आती हुई देखी है, हाई बीटा में वागले साहब पीरामल एंटरप्राइजेस सुबह से गेन्स होल्ड करिए, गिव अप नहीं करिए, अभी भी 1-1.5% ही ऊपर है। क्या पोजीशन बना के जानी चाहिए? कल थोड़ी और गेन्स आएंगी इसमें? दीपांशु मोमेंटम मिसिंग है, ट्रेंड पॉजिटिव है, मुझे नहीं लगता ये 1300 ब्रेक होगा, ना 1340 ब्रेक होगा, तो 20 रुपए आइदर साइड के रेंज है, तो इसके लिए मैं ले नहीं जाऊंगा।
ओके, अब लेने की ज़रूरत नहीं है, बट ज़रूर वहाँ पर आप शानदार मूव आते हुए देख रहे हैं। औरोबिंदो फार्मा टुवर्ड्स क्लोज, यहाँ पर एक बढ़िया मूव आई है, तो इस स्टॉक पर भी नज़र रखिए। 850 के लेवल्स आ गए हैं, 3.5% की तेज़ी इसमें बनी है। हिंडाल्को पर कोई राय आपकी सचित जी? जिस तरह से मेटल्स में गेंस रही है, सुबह से हिंडाल्को भी एक्टिव रहा है, यहाँ पर कोई पोजीशन रखनी चाहिए? देखिए डेफिनेटली यहाँ पर लॉन्ग्स रखने चाहिए। जिस तरीके से एक ब्रेकआउट हुआ है, एक फॉलिंग चैनल से ब्रेकआउट हुआ है, एंड पिछले 2 दिनों का कंसोलिडेशन है, वो स्विंग हाई भी निकाल रहा है काउंटर। तो मुझे लग रहा है यहाँ से अगर मोमेंटम मिल जाता है तो कल के सत्र में ही 185 तक स्विंग बनना चाहिए, बट पोजिशनली 190 192 तक जगह जरूर है काउंटर में। एक अच्छे रिवर्सल जोन के आसपास है काउंटर, एंड जिस तरीके से फिलहाल पोजिशन है, मुझे लग रहा है 176 के स्टॉप लॉस के साथ ये पोजिशन उनको राइड करनी चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय कुछ एक्टिव स्टॉक्स पर जहां पर आपने बढ़िया मूवमेंट आज आते हुए देखा है। क्लोजिंग की तरफ फिर चलते हैं, देख लेते हैं कि आज का एक्शन किस तरह का रहा है। और डेफिनेटली आईटी स्टॉक्स का एक बड़ा रोल रहा है जहां तक मार्केट की तेजी का सवाल है। टीसीएस 10 लाख करोड़ की मार्केट कैप आज इसकी हो गई है, फ्रेश लाइफ हाई 2700 के ऊपर इस स्टॉक को आपने जाते हुए देखा है। 7.5% की तेजी, और इसकी वजह से बाकी आईटी स्टॉक्स में भी बढ़िया मोमेंटम आया है। नतीजे तो आ ही रहे हैं, साथ ही बायबैक पर भी चर्चा होने वाली है, तो वहां से भी मार्केट में एक्साइटमेंट बढ़ा है। विप्रो सेकंड बिगेस्ट गेनर, 7% की तेजी आपने विप्रो में भी देखी है। इसके अलावा इन्फोसिस का अच्छा पार्टिसिपेशन रहा। टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक में आपने खरीदारी देखी। फार्मा में सन फार्मा हमारे एनालिस्ट का आज फेवरेट रहा। 4 कॉल सन फार्मा पर आती हुई दिखी हैं। लुपिन भी ज्यादा दूर नहीं था, वहां पर भी अच्छी मूव्स आई हैं और अच्छी कॉल्स आपने देखी हैं। डिवीज लेबोरेटरी में आपने तेजी बनी है। डॉक्टर रेड्डीज का भी थोड़ा पार्टिसिपेशन रहा। सिप्ला और कैडला जैसे स्टॉक्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। टाटा स्टील में अच्छी खरीदारी है। जेएसडब्ल्यू स्टील, साथ ही स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंडाल्को, जेएसपीएल, इन सभी स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। कोल इंडिया यहां पर हल्का सा एक्शन देखा है। एचयूएल का थोड़ा पार्टिसिपेशन आपने देखा। एचडीएफसी लाइफ में भी थोड़ी सी खरीदारी हुई है। मारुति आइशर यहां पर भी एक्शन है। टाटा मोटर्स पर भी खरीदारी रही। पर बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इन दोनों में ही आपने गिरावट देखी। आईटीसी एक बार फिर से निराश किया स्टॉक ने। एचडीएफसी पर हल्का सा दबाव था। टाइटन पर भी थोड़ी सी गिरावट है। और बजाज ऑटो, एमएनएम, एशियन पेंट्स, यहां पर भी कंसोलिडेशन रहा। रिलायंस इंडस्ट्रीज एकदम फ्लैट क्लोज हो रहा है, हालांकि यहां पर भी काफी ज्यादा न्यूज फ्लो आया है ओवर द वीकेंड। वायदा कारोबार की बात करें तो आईटी स्टॉक्स ही सबसे आगे थे। लार्ज कैप आईटी के अलावा आपने कोफोज, माइंट्री जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी खरीदारी आती हुई देखी है। तो अनिल जी, आईटी का दिन रहा। बैंक्स का भी पार्टिसिपेशन ठीक ठाक था, पर डिफेंसिव्स और बैंक्स दोनों ही साथ में ऊपर गए हैं और वॉलेटिलिटी भी बढ़ी है। इससे क्या संकेत लेना चाहिए सर? बिल्कुल, और थोड़ा सा उतार चढ़ाव बढ़ता हुआ दिख रहा है और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज़्यादा होता दिख रहा है, सेक्टर स्पेसिफिक ज़्यादा होता दिख रहा है। आईपीओ मार्केट में जिन लोगों ने पैसा लगाया वो थोड़े से आज निराश जरूर हुए हैं। एंजल ब्रोकिंग की जो लिस्टिंग हुई थी थोड़ी सी ढीली होती हुई दिखी, और एक और आईपीओ कैमकॉन जो 731 पर लिस्ट हुआ था वो आज 521 पर है, यानी कि ऊपरी स्टोर से लगभग 200 रुपये नीचे। कैमकॉन आज फिर से 11% नीचे, तो इसलिए हमने कहा कि लिस्टिंग गेन पर आप एग्जिट कर लें, निकल जाएं, और जो लोग कैमकॉन में निकल गए वो फायदे में रहे होंगे। श्रीकलाहस्ती एक और स्टॉक जो आज 17-18% कमजोर बंद होता हुआ दिख रहा है। फ्यूचर ग्रुप के शेयरों में आज फिर से बिकवाली आती दिख रही है। ये स्टॉक थोड़े थोड़े कमजोर होते दिख रहे हैं। फ्यूचर एंटरप्राइजेज वगैरह आप देख लें, फ्यूचर कंज्यूमर्स देख लें, यहाँ पर नुकसान होता हुआ दिख रहा है। लेकिन कैमकॉन ये है 11% नीचे। एंजल ब्रोकिंग एक बार फिर से आपके सामने ले आए, देख लेते हैं कि आज की लिस्टिंग यहाँ पर 306 रुपये में जो एंजल ब्रोकिंग की लिस्टिंग हुई है वहाँ पर किस तरह का हाल है क्लोजिंग के वक्त, वो स्टॉक भी आपके सामने आता हुआ। जी हाँ, तो 273 11% नीचे। तो कम से कम इस आईपीओ में पैसा न लगाने की जो राय दी थी वो सही साबित हुई। इश्यू प्राइस से काफ़ी नीचे आपको जितना चाहिए उतना एंजल ब्रोकिंग मिल रहा है, आप खरीद सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है। तो कई बार मैं ये सोचता हूँ कि जब हम किसी आईपीओ में पैसा लगाने की राय देते हैं, वो लिस्ट अच्छा होता है तो लोग ट्वीट करके कहते हैं कि ये अच्छी राय आपने दी है, लेकिन अलॉटमेंट नहीं मिला। अलॉटमेंट सबको नहीं मिलता, ये बात सही है, लेकिन दीप एक चीज़ और समझने वाली बात है कि अलॉटमेंट भले ही सबको ना मिला हो, लेकिन एंजल ब्रोकिंग में पैसे हमने सबके बचाए हैं। अगर हमने कहा कि मत लगाइए इस आईपीओ में, तो ये पैसे बचे हैं। कम से कम आज आप सब लोगों ने 10% तो बचाए हैं। वो भी सोचिए कि सपोज आपने लगाए होते, फर्म अलॉटमेंट मिलता, और फर्म अलॉटमेंट मिलने के बाद आपका स्टॉक 10% नीचे होता है, तो कम से कम आप उससे बचे हैं। वो भी अपने आप में जो बचत है उसे भी कमाई ही गिनिए, वो ज़्यादा नहीं, क्योंकि बचत तो कमाई तो बहुत कम लोगों को होती है। 100 में से एक आध को अलॉटमेंट लगता है, लेकिन इसमें तो सबको अलॉटमेंट लगता है और सबके नुकसान बचते हैं। तो कम से कम जो जी बिजनेस के दर्शक हैं उनके सबके
10% आज बचे हैं और तनाव से भी। आइए फाइनल क्लोजिंग आए उससे पहले जल्दी से बता दूं कि आज शाम को आपके लिए क्या कुछ है खास। शाम 6 बजे हमारा विशेष शो है और ये शो हमारा है पूरी तरह से ब्याज पर ब्याज से राहत, मोरेटोरियम को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है उसी पर हम आपके लिए विशेष शो करने जा रहे हैं। अगर कोरोना काल में आपने भी लोन मोरेटोरियम का फ़ायदा लिया है तो आपके लिए अच्छी खबर है। मोरेटोरियम पर लगने वाला चार्ज अब आपको नहीं चुकाना होगा, इसका बोझ सरकार, केंद्र सरकार उठाएगी। छूट में एमएसएमई, एजुकेशन, हाउसिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटो, बिजनेस लोन जैसे ये तमाम लोन शामिल होंगे। क्रेडिट कार्ड के बकाये पर भी ब्याज की वसूली नहीं होगी। यह छूट 2 करोड़ रुपए तक के लोन के लिए होगी। अब बड़ा सवाल ये कि कंपाउंडेड इंटरेस्ट को माफ़ करना कितनी बड़ी राहत है। इससे सबसे पहले फ़ायदा किसे होगा, राहत का फॉर्मूला क्या होगा और जिन्होंने वक्त पर ईएमआई चुकाई क्या सरकार के पास उनके लिए कोई योजना है। इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ होंगे 2 खास मेहमान, हर्ष रुंगटा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एक्सपर्ट, और रमन अग्रवाल, हेड एनबीएफसी सेंटर फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग, जो इस पूरे विषय को बड़ी आसान भाषा में आपको समझाएंगे। तो मिस मत कीजिएगा ये बेहतरीन शो ब्याज पर ब्याज से राहत। रात 8:30 बजे मनी गुरु का होगा इस स्पेशल शो स्मार्ट बीट ईटीएफ, मुनाफे की नई स्ट्रेटेजी। जी हाँ, स्मार्ट बीटा ईटीएफ, माफ़ कीजिएगा, स्मार्ट बीटा ईटीएफ, मुनाफे की नई स्ट्रेटेजी। और ये आपके लिए आज विशेष शो है। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए नई नई स्कीम्स हर रोज़ की तरह हर रोज़ आ रही है और ऐसी एक स्कीम जो भारत में पॉपुलर हो रही है वो है स्मार्ट बीटा ईटीएफ। अब तक आपने ईटीएफ के बारे में सुना होगा, लेकिन स्मार्ट बीटा ईटीएफ उससे भी काफ़ी स्मार्ट है, अलग स्ट्रेटेजी बनाकर आपका मुनाफा बढ़ाने पर फोकस करते हैं। तो मनी गुरु में हम आज आपको समझाएंगे स्मार्ट बीटा ईटीएफ की बारीकियाँ, किसे और किस तरह से इसमें निवेश करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। हमारे साथ होंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट हेड चिंतन हरिया, जो आपको इस फंड के बारे में देंगी पूरी जानकारी। तो चिंतन से बात करेंगे हम रात को 8:30 बजे, ये शो मिस मत कीजिएगा। तो ये है आपके लिए दूसरा बेहतरीन शो आपके लिए। आइए फाइनल क्लोजिंग आपके सामने रख दें। 11,503 पर बंद होता हुआ निफ्टी 86 अंकों की मजबूती के साथ, 22,370 पर बंद होता हुआ बैंक निफ्टी 125 अंकों की मजबूती के साथ, और सेंसेक्स 350 अंक मजबूत होता हुआ बंद 39,000 के बेहद करीब 38,973। तो आधा से 0.5% तक की मजबूती निफ्टी और सेंसेक्स दोनों 0.5% मजबूत, तो बैंक निफ्टी आधा % मजबूत होता हुआ आज के सेशन में क्लोजिंग लेवल पर। आइए परफेक्ट जो कुछ आपके लिए यहाँ पर क्लोजिंग मिली है वो बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन इस लिहाज से आगे के लिए रुझान भी तेजी की तरफ बरकरार है। विदा लेने का वक्त है हमारे सभी एक्सपर्ट्स का। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, आशु सर, किरण जी, सचिन जी और साथ ही सुमित जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।